हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर। ये चैप्टर आपके कॉलेज के लिए, जो कॉलेज के एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये फिजिक्स 2 का एक चैप्टर है और इसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट थ्रू कंडक्टर्स। यानी कि बेसिकली करंट इलेक्ट्रिसिटी, सीधी सीधी भाषा में, देसी भाषा में अगर कहा जाए, सिंपल भाषा में, तो ये है करंट इलेक्ट्रिसिटी नाम का चैप्टर। ये चैप्टर ज्यादा बड़ा नहीं है और इजी टू अंडरस्टैंड है। लोग है ना, नॉर्मली इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर से डरते हैं बच्चे, बट ये चैप्टर जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं टेक्स्ट बुक से, ये पढ़ने के बाद, ये लेक्चर पर स्टार्ट पॉइंट देखने के बाद मैं आपको गारंटी देता हूं कि इस चैप्टर में आप कहीं भी मार्क्स लूज नहीं करोगे और आपका डर इस चैप्टर के लिए जो भी था बिल्कुल पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। तो मैं हूं आपका अपना प्यारा प्रोफेसर भैया, तो प्लीज आइए मेरे साथ पढ़ाई कीजिए। तो हम बढ़ते हैं टेक्स्ट बुक में और देखते हैं चैप्टर नंबर। तो बेसिकली यहां पर चलते हैं हम लोग इंडेक्स की ओर। सो इंडेक्स पे हम लोग आ चुके हैं। यहां पे आप ध्यान से देखिए तो चैप्टर नंबर 11 है इलेक्ट्रिक करंट थ्रू कंडक्टर्स, जो कि 207 पेज नंबर पे है, 207। तो मैं एक काम करता हूं बेसिकली के 207 पे सीधा जंप मारता हूं। तो जंप लेते हैं 207 पे। ओके फाइन, तो यहां पर मैं पहुंच चुका हूं इस चैप्टर में जिसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट थ्रू कंडक्टर्स। नाउ लिसन वेरी वेरी केयरफुल। इस चैप्टर को हम लोग 1 से 1.5 घंटे के अंदर पूरा पूरा खत्म कर देंगे। आप लोग बिल्कुल मेरे साथ एंड तक बने रहिए। इस चैप्टर में आप एक भी क्वेश्चन मिस करने वाले नहीं है। बहुत ही जबरदस्त है ये। सो लिसन, इसमें स्टार्टिंग में कुछ कहानी दी हुई है कि करंट बनता कैसे है। करंट बनता है फ्री इलेक्ट्रॉन से, फ्री इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं, यहां वहां घूम सकते हैं, भटक सकते हैं। तो बेसिकली जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि प्लस माइनस उनको दिया जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन्स यहां से वहां कोई एक डायरेक्शन में चलेंगे। तो ये बात एकदम सिंपल सी इसमें कहा गया है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं मेटल के अंदर, किसी भी मेटल के अंदर जो लास्ट के इलेक्ट्रॉन्स हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जब वो डीलोकलाइज्ड हो जाते हैं तो वो कंडक्शन मतलब बना सकते हैं, कंडक्शन कर सकते हैं, करंट बना सकते हैं। सो नाउ लिसन वेरी वेरी केयरफुली। यहां पे आप ध्यान देखिए, ध्यान दीजिए कि ध्यान से देखिए फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। तो यहां पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो होता यह है कि ये एक इमेजिनरी आपको डायग्राम बना के दिखाया है। इस डायग्राम पे ज्यादा आप ध्यान देंगे नहीं, सिर्फ ये ध्यान से देखिए कि इसमें कुछ तो हो रहा है। इसमें ये हो रहा है कि कुछ लोग हैं जिनका माइनस चार्ज है, वो एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, कुछ लोग प्लस चार्ज है, वो अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो माइनस किसी डायरेक्शन में जा रहा है, प्लस किसी डायरेक्शन में जा रहा है, प्लस किसी डायरेक्शन में, प्लस किसी डायरेक्शन में, माइनस किसी डायरेक्शन में। तो रैंडम मोशन है। ऐसा ही होता है वायर के अंदर भी। अगर आपने एक वायर लिया, इसको आप वायर ही मान लीजिए, तो वायर के अंदर चीजें रैंडमली यहां से वहां चल रही हैं, तो इसको हम लोग करंट नहीं बोल सकते। करंट तो तब होगा ना जब ये चीजें ऑर्डर में आ जाएंगी, डिसिप्लिन हो जाएंगी और एक ही डायरेक्शन में चलेंगी। क्योंकि अगर कोई चीज यहां से यहां गई और उसके बदले उतनी ही चीज यहां से यहां आ गई, तो नेट करंट तो जीरो है ना। लेकिन अगर सबके सब एक ही डायरेक्शन में चलने लगे हैं तो फिर कुछ तो करंट है। ठीक है, तो ये रैंडम करके चीजें दिखाई है। तो फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल्स बट इन रैंडम मोशन, तो रैंडम मोशन में है तो इससे कोई भी करंट नहीं है। लेकिन मान लेते हैं कि सभी के सभी एक ही डायरेक्शन में चलने लगे तो फिर कुछ तो करंट है। ठीक है, तो एक ही टाइप के हम लोग चार्ज लेंगे। यहाँ पे 2 टाइप का दिखाया है, ये एक इमेजिनरी चीज है, हमको इस पर ध्यान नहीं देना है। रियलिटी में वायर के अंदर एक ही टाइप का चार्ज होता है जो कि चलता है, और वो होता है इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज। तो जब नेगेटिव चार्ज एक डायरेक्शन में चलने लगे तो उससे बनता है करंट। सो करंट का फॉर्मूला हो गया Q/D। कितना चार्ज जा रहा है इन अ यूनिट टाइम। अरे यूनिट टाइम में 1 सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो हो गया, 1 सेकेंड में, यानी कि यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो हुआ, उसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। करंट इज I इक्वल टू Q/D। अरे कितना सिंपल है यार, ये देखो कैसे याद रखना है। क्या लिखा हुआ है, I इक्वल टू Q/D लिखा है ना। सो Q इक्वल्स टू IT, है ना, Q इक्वल्स टू IT। याद रखना बहुत आसान है। आप बोलोगे सर इसमें क्या खास बात है याद रखने में, और आसान कैसे है, क्यों आई थी। अरे Q इक्वल्स टू IT है ना, क्यों आई थी, कितना सिंपल याद रखना है ना। तो फॉर्मूला बहुत इजी है, इट्स डैम इजी। इस बात को सभी लोग याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। सो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो I इक्वल्स टू Q/D तो हमें पता है। करंट का यूनिट बता दीजिए क्या है, चार्ज का यूनिट बताइए क्या है। चार्ज का यूनिट है कूलॉम्ब। ठीक है, तो चार्ज का यूनिट है कूलॉम्ब। तो मैं लिख दे रहा हूं, चार्ज का यूनिट कूलॉम्ब है, कूलॉम्ब। एंड करंट का यूनिट क्या है। सो करंट का यूनिट अगर आप देखने जाएंगे तो इट इज एम्पियर। करंट का यूनिट है एम्पियर। चार्ज का यूनिट है कूलॉम्ब और करंट का यूनिट है एम्पियर, दोनों याद रखेंगे। और टाइम का यूनिट आप सभी को मालूम है, सेकेंड्स। सो टाइम का यूनिट सेकेंड है, चार्ज का यूनिट कूलॉम्ब है, करंट का यूनिट एम्पियर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है,
तो अब इसमें अगला जो कॉन्सेप्ट है वो किस बारे में है, लेट्स सी। तो इसमें वही वापस से बातें बताई हैं कि नॉर्मली हो ये रहा है कि एक वायर के अंदर कुछ चीजें यहाँ, कुछ चीजें वहां फ्लो रही हैं। अब एक ही चीज है बाय द वे, वो है इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां कूद रहा है, यहां से यहां कूद रहा है, नेट करंट जीरो है। लेकिन जैसे ही आपने क्या किया कि यहाँ पे प्लस लगा दिया, यहाँ पे माइनस लगा दिया सपोज, तो माइनस क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को धक्का मारेगा, और प्लस क्या है, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स भले वो कैसे भी नाच रहे थे, इधर से उधर जा रहे थे, अब वो इधर 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 घसीटे जाने लगेंगे, ड्रिफ्ट होने लगेंगे, ड्रिफ्ट। तो इसे कहते हैं ड्रिफ्ट स्पीड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो कितनी स्पीड से वो यहां से यहां वायर के अंदर जा रहे हैं उसे कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अच्छा, जो स्पीड से वो यहां से वहां कूद रहे हैं ये तो बहुत फास्ट स्पीड है, लेकिन सरकने की स्पीड इतनी फास्ट थोड़ी ना है, सरकने की स्पीड तो हल्की है ना। अरे पूरी भीड़ भले पागल हो गई हो, लेकिन उन्हें धक्का मार के अगर पुलिस एक साइड में ले जा रही है तो वो स्पीड तो कम होती है ना, भले यहां से अंदर वो कितनी भी तेजी से खेल रहे हो। तो ये तो रैंडम स्पीड है, तो रैंडम वेलोसिटी बहुत ज्यादा रहती है और ड्रिफ्ट स्पीड बहुत ही कम रहती है। तो वो ड्रिफ्ट स्पीड कितनी है अभी हम लोग देखेंगे, डोंट वरी। तो यही सारी बात इसमें बोली गई है कि नॉर्मली एक वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स यहां से वहां भाग रहे हैं, लेकिन जैसे ही आपने लगा दिया एक इलेक्ट्रिक फील्ड, तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन्स एक डायरेक्शन में सरकने लगते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन्स एक डायरेक्शन में सरकेंगे तो हम कहते हैं इसमें करंट बन चुका है, करंट। और याद रखना कभी भी कि पॉजिटिव चार्ज के चलने को करंट कहते हैं, पॉजिटिव चार्ज के चलने को करंट कहते हैं। लेकिन यहां पे तो नेगेटिव चार्ज चल रहा है, यहां पे तो इलेक्ट्रॉन चल रहा है। तो इलेक्ट्रॉन का ऐसा चलना, ऐसा मान लिया जाता है, इलेक्ट्रॉन का ऐसा चलना ऐसा मान लिया जाता है कि प्लस चार्ज इधर चल रहा है, प्लस चार्ज इधर, तो करंट इधर है। तो इलेक्ट्रॉन चलेगा इधर, करंट होगा इधर, इलेक्ट्रॉन चलेगा इधर, करंट होगा इधर, इलेक्ट्रॉन चलेगा इधर, करंट होगा इधर। याद रखना। सो करंट का डायरेक्शन हमेशा इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन से ऑपोजिट होता है, ठीक है। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी का देखिए जरा ध्यान से, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। नाउ लिसन, एक कोई भी आप चीज ले लीजिए, लाइक फॉर एग्जांपल एक कंडक्टर ले लीजिए। जो कंडक्टर दिख रहा है आपको, एक कंडक्टर, कंडक्टर बोले तो वायर है, सिंपल सा वायर को ही बोलते हैं कंडक्टर। सो लिसन वेरी वेरी केयरफुली, इस कंडक्टर के अंदर एक इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं कुछ सेकेंड्स में, कुछ टाइम टी में यहां से यहां तक गया, तो उसने टाइम टी में लंबाई एल कवर की है, उसने टाइम टी में लंबाई एल कवर की है, तो उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अरे लंबाई एल चला वो, टाइम टी में चला वो, ठीक है। तो स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, हाँ कहना, स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो वी डी इज एल बाई टी, ये हमने लिख दिया। अब यहां से टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, एल बाई वी डी। तो देखो वो ऊपर लिखा हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूं। सो एल बाई वी डी लिखा हुआ है, देखो, सॉरी, हाँ करेक्ट, टी इक्वल्स टू एल बाई वी डी लिखा हुआ है। ये हो गया टाइम। अब करंट का फॉर्मूला क्या था, Q इक्वल्स टू आई टी था ना, Q इक्वल्स टू आई टी, सो आई इक्वल्स टू Q बाई टी था, हाँ के ना। सो करंट है चार्ज अपॉन टाइम। अब टाइम की जगह पे एल बाई वी डी लिख दिया, टाइम की जगह पे क्या लिख दिया, एल बाई वी डी। अब चार्ज की जगह पे क्या लिखा है जरा ध्यान से देखेंगे, चार्ज की जगह पे क्या लिखा है, लिसन वेरी वेरी केयरफुली। चार्ज होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इनटू दैट वॉल्यूम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इनटू दैट वॉल्यूम इनटू वैल्यू ऑफ ईच चार्ज। आप बोलेंगे सर ये भाई समझ में नहीं आया, बड़ा अजीब सा है। अभी बताता हूँ, डोंट वरी डोंट वरी, अभी बताता हूँ। बहुत ही बचकाना है, इसे जरा भी टफ मत समझ लेना। तो चलिए बोर्ड की तरफ, तो बोर्ड की तरफ हम पहुंच चुके हैं, ठीक है। बोर्ड की तरफ हम लोग पहुंच चुके हैं, सब लोग ध्यान से देखेंगे, प्लीज लुक हियर वेरी वेरी केयरफुली, कम ऑन। सो लिसन वेरी केयरफुली, ये देखिए। सो चार्ज जो है, चार्ज ये होता है जितने इलेक्ट्रॉन्स चल रहे हैं, एन इलेक्ट्रॉन्स चल रहे हैं उनका चार्ज। अरे एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है ई, चल कितने इलेक्ट्रॉन्स रहे, एन इलेक्ट्रॉन्स। अरे बाबा इस वायर के अंदर, इस वायर के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, सबके सब उधर जा रहे हैं। तो एन इलेक्ट्रॉन्स है, एन इलेक्ट्रॉन्स को ई से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल चार्ज आ जाएगा, टोटल चार्ज आ जाएगा। टोटल चार्ज विच इज फ्लोइंग इज हाउ मच, एन इंटू ई, हाँ के ना, बराबर है। अब एन क्या है, सो एन इज नथिंग बट, लिसन वेरी वेरी केयरफुली, एन कैसे निकाल सकते हैं सुनिए, मैं आपको एक चीज बताता हूं। स्मॉल एन जो होता है ना, स्मॉल एन वो होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो एन कैसे निकालेंगे, एन निकालेंगे एन इंटू वी से। अरे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इंटू दैट वॉल्यूम। अब
ये जो वॉल्यूम है जहां पे चार्जेस चल रहे हैं, यहां से यहां तक चल रहे हैं, ये वॉल्यूम कैसे निकाली जाएगी? अरे ये वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? अरे बाबा लंबाई है L और ये जो एरिया दिया हुआ है ये A। अरे एरिया दिया है ना भाई, ये एरिया, अरे जिसमें से इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, वायर का ये एरिया, वायर का मुंह, वायर का मुंह वायर का एरिया है। तो एरिया इंटू लेंथ कर देंगे तो वॉल्यूम आ जाएगा। अरे एरिया इंटू लेंथ करेंगे तो वॉल्यूम आ जाएगा। तो बेसिकली एन की वैल्यू हो गई एन ए इंटू वॉट एल, एन ए एल। ठीक है, तो वो आपकी जो ये है क्यू चार्ज की वैल्यू हो गई वॉट, क्या हो गया, एन की जगह पे क्या लिखेंगे, एन ए एल, और फिर आगे तो ई था। सो क्यू इक्वल्स टू नाली। ठीक है, अरे सबके सब नाली में गए भाई, मतलब नाली मतलब सामने चल रहे हैं भाई, गोल गोल चीज है ना उसके सामने चल रहे हैं। सो चार्ज की वैल्यू हो गई नाली, एन ए एल ई। ठीक है, स्मॉल एन आएगा, ये बात याद रखना। चलिए वापस चलते हैं टेक्स्ट बुक की तरफ। तो चार्ज हो गया, टोटल चार्ज जो फ्लोर है, टोटल चार्ज जो फ्लोर है इस नाली में से, इस वायर में से, इस पाइप में से, तो क्यू इक्वल टू इतना है नाली, एन ए एल ई। और नीचे पहले से एल बाई बी डी था, तो एल एल तो कैंसिल हो गया, तो आपको मिल गया नावी। क्या मिल गया? नावी, एन ए वी ई। अरे हाँ के ना करके पुतलो, समझ पा रहे हो इतना बेसिक? तो एन ए वी ई मिल गया। अब इसमें से हम लोग क्या कर रहे हैं ना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो वीडी को एक ही बाजू रखेंगे तो एन ए ई नीचे आ जाएगा, तो आई बाई एन ए ई हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आई बाई एन ए ई। अच्छा, करंट अपॉन एरिया को साइंटिस्ट लोगों ने एक नया नाम दिया। करंट अपॉन एरिया को साइंटिस्ट लोगों ने बोला है करंट डेंसिटी। क्या बोला है? करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी करके जो वर्ड है, याद रखना, टर्म याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है करंट डेंसिटी। इसके डायमेंशंस पूछे जाते हैं अक्सर, एमसीक्यूज में भी आता है ये। सो बेसिकली इसका यूनिट क्या होगा? करंट अपॉन एरिया है ना, तो करंट का यूनिट क्या होता है? अभी थोड़ी देर पहले बताया था, बताइए क्या होता है करंट का यूनिट? करंट का यूनिट होता है एम्पियर, और एरिया का क्या होता है? मीटर स्क्वायर। सो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, हाँ क्या ना? सो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, बहुत ही बचकाना है, बहुत ही बचकाना है। सो करंट डेंसिटी इज आई अपॉन ए, इस बात को सभी लोग याद रखेंगे। ठीक है, तो आई होप के सभी को समझ में आ रहा है। और यहां पे भी आप ध्यान से देखोगे तो जे की वैल्यू हो गई एन ई वी डी। क्या हो गई? एन ई वी डी, वेयर वी डी इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सो ये इसका वेक्टर फॉर्म है, जे इक्वल्स टू एन ई वी डी। ठीक है, एन ई वी डी। अरे याद रहेगा कि नहीं रहेगा? बहुत ही सिंपल है बेटा, याद रखना। ठीक है, बहुत सिंपल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये सब तो प्रॉब्लम्स हैं। हाँ, ओम्स लॉ, ओम्स लॉ पे आते हैं। ओम्स लॉ बहुत ही आध्यात्मिक लॉ है, ओम्स लॉ। ठीक है, सो लिसन, अरे वैसे अपना इंडियन नहीं है बाय द वे, इसका नाम है जॉर्ज साइमन ओम। जॉर्ज साइमन ओम इसका नाम है, जॉर्ज साइमन ओम। नाउ लिसन, ये जो ओम्स लॉ है आखिर ये है क्या? आखिर ये है क्या? तो जॉर्ज साइमन ओम ने 1828 में ये लॉ दिया था। ठीक है, ये पॉइंट ना एग्जाम में थोड़ा सा लिखने के काम आ जाता है, वो जिसको आप लोग कहते हो ना, क्या क्या कहते हो, ठोकने के काम आ जाता है। अरे ठोकना नहीं, मतलब एक फैक्ट है ये। ठीक है, काम आ जाता है। हालांकि कोई साल आपसे पूछ नहीं रहा है, साल लिखने की, साल याद रखने की जरूरत नहीं है, और एग्जैक्टली पूरा डिटेल नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। आप खाली सिंपली ओम लिखेंगे तो भी चल जाएगा, लेकिन ठीक है, एक्स्ट्रा जानकारी, कोई भी बुराई नहीं है उस एक्स्ट्रा जानकारी में। तो ही इज अ जर्मन साइंटिस्ट, नॉट इंडियन। तो जर्मन साइंटिस्ट जॉर्ज साइमन ओम, 1828 एडी इसका साल था जिसमें इसने ओम्स लॉ दिया था। और ये बहुत ही बचकाना लॉ ये कह रहा है कि करंट और वोल्टेज एक दूसरे को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये तो बहुत ही बचकाना लॉ है, करंट और वोल्टेज एक दूसरे को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर मान लो ये वायर है, अगर ये वायर मान लेते हैं, सो जितना वोल्टेज इसको देंगे उतना करंट इसमें बहेगा। अरे अगर छोटी बैटरी लगाएंगे तो करंट भी छोटा जाएगा, बड़ी बैटरी लगाएंगे तो बड़ा करंट जाएगा, और बैटरी ही तो वोल्टेज है। अरे बैटरी से ही तो वोल्टेज है, बैटरी ही तो देगा वोल्टेज। जैसे कि एवर रेडी 1.5 वोल्ट, एवर रेडी 1.5 वोल्ट। आपके मोबाइल का चार्जर में भी जो एडेप्टर है वो कितना देता है? 5 वोल्ट। तो बेसिकली एडेप्टर हो गया, बैटरी हो गई, कोई भी प्लग हो गया, उससे क्या मिलता है? वोल्टेज मिलता है। सो जितना वोल्टेज होगा उतना बड़ा करंट होगा। ठीक है, सो वोल्टेज और करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यही ओम्स लॉ है। लेकिन ओम ने कुछ कंडीशन भी रखी है कि करंट और वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है, लेकिन तब जब आप वायर के साथ करंट बहते टाइम वायर के साथ छेड़खानी ना करो, उसे खींच के लंबा ना करो, उसे दबा के छोटा ना करो, उसे मार मार के पतला ना करो, उसे गर्म ना कर दो, गैस पे मत रख दो, चूल्हे पे मत रख दो, यानी कि जब तक कि उसका फिजिकल स्टेट चेंज ना करो। तो ओम्स लॉ सुनिए ध्यान से, क्या है? इट स्टेट्स दैट, ओम्स लॉ का ये कहना है, ओम्स लॉ स्टेट्स दैट इफ फिजिकल स्टेट ऑफ कंडक्टर रिमेन सेम, अगर फिजिकल स्टेट बदला नहीं गया, कंडक्टर का फिजिकल स्टेट सेम रहा, तो इफ फिजिकल स्टेट ऑफ द कंडक्टर रिमेन सेम,
द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज अप्लाइड थ्रू द कंडक्टर। तो वोल्टेज जो कंडक्टर में अप्लाई किया उसी को प्रोपोर्शनल है करंट। बहुत ही सिंपल है। सो आई प्रोपोर्शनल टू वी या वी प्रोपोर्शनल टू आई भी कह सकते हैं, ए प्रोपोर्शनल टू बी प्रोपोर्शनल टू ए, एक ही बात होती है। सो आई प्रोपोर्शनल टू वी या वी प्रोपोर्शनल टू आई, तो लिखा है ना, करंट आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज। वोल्टेज को ही पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, ठीक है। लेकिन कब? जब फिजिकल स्टेट सेम है। फिजिकल स्टेट सेम रहना अति आवश्यक है, ठीक है। तो अपने को एक स्ट्रेट लाइन मिलती है, ठीक है, दिस इज द स्ट्रेट लाइन। देखो जो स्ट्रेट लाइन दिख रही है वोल्टेज और करंट की, बिकॉज दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा तो क्या मिलेगा? स्ट्रेट लाइन मिलेगा। लेकिन आप बोलेंगे सर स्ट्रेट लाइन तो मिलना चाहिए, ऐसा लिखा है आइडियल ओमिक मटेरियल, वैसे आधा ही लिखा हुआ है। ये एक्चुअल में क्या लिखना चाह रहे थे मालूम है? ये लिखना चाह रहे थे आइडियल ओमिक मटेरियल। सो ओम्स लॉ फॉलो करने वाला जो भी दुनिया का आदर्श मटेरियल होगा, आइडियल मटेरियल होगा, उसका ग्राफ एकदम सीधी लाइन आएगा। लेकिन दुनिया में कोई चीज आइडियल होती है? बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी चीज, कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति, कोई भी ह्यूमन कभी आइडियल नहीं होता है। तो आइडियल नहीं है, लेकिन ठीक है, कंडक्टर तो है ना, कुछ गुड कंडक्टर है, तो वो लगभग स्ट्रेट लाइन है, लेकिन थोड़ी सी लाइन उसकी बेंड हो रही है। अब ये लाइन बेंड हो रही है क्यों, ये मैं बता देता हूं आपको। वोल्टेज बढ़ा है, करंट बढ़ा, वोल्टेज बढ़ा है, करंट बढ़ा, ठीक है, लेकिन कुछ एक वैल्यू के बाद, ऐसा आप कह सकते हैं, कुछ ज्यादा वैल्यू के बाद करंट जो फ्लो हो रहा है ना, ज्यादा करंट क्या करता है ना, हीट प्रोड्यूस करता है। अब जब ज्यादा करंट हीट प्रोड्यूस करेगा, हाँ, ज्यादा करंट जो है हीट प्रोड्यूस करेगा, तो हीट अगर प्रोड्यूस हुई ज्यादा तो फिर वायर का रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। हीट अगर प्रोड्यूस हुई ज्यादा तो वायर का रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, और रेजिस्टेंस बढ़ गया तो उतना ही करंट छोड़ने के लिए अब ज्यादा वोल्टेज देना पड़ेगा, ज्यादा मेहनत करना पड़ेगी। तो इसीलिए वोल्टेज की तरफ ग्राफ मुड़ गया है कि वोल्टेज ज्यादा लग रहा है उतना ही करंट के लिए। पहले जितना करंट था उसके हिसाब से वोल्टेज था, करंट वोल्टेज उस हिसाब से था। लेकिन एक पॉइंट के बाद ऐसा हुआ कि वोल्टेज ज्यादा ज्यादा लगने लगा, थोड़े थोड़े करंट के लिए भी, थोड़े थोड़े करंट के लिए भी ज्यादा ज्यादा वोल्टेज लगने लगा, ठीक है। बस यही कहना चाह रहे हैं कि होना चाहिए था ये, बट असलियत में गुड कंडक्टर होते हैं ये, ठीक है। चलिए, ये तो बहुत ही बेसिक सी बात है। सो V इक्वल्स टू आई आर, ये ओम्स लॉ है। V इक्वल्स टू आई आर, हमारे टीचर थे वो ऐसे पढ़ाते थे, V इक्वल्स टू आई आर, V इक्वल्स टू आई आर। तो वो साउथ इंडियन थे, कॉमेडी सर थे, काफी अच्छे थे, तो बेसिकली ऐसे बोला करते थे, V इक्वल्स टू आई आर, तो V इक्वल्स टू आई आर, ठीक है। वोल्टेज इक्वल्स टू करंट इनटू रेजिस्टेंस। सो बेसिकली बहुत ही बचकानी चीजें हैं, आई होप कि आपको समझ में आ रही है, ठीक है। हाँ, अब आगे क्या कहा गया इसके अंदर? हाँ, रेजिस्टेंस इज वोल्टेज अपॉन करंट, सभी को दिख ही रहा है, तो वोल्ट अपॉन एम्पियर, और रेजिस्टेंस का जो यूनिट है उसे कहते हैं ओम, ठीक है। अरे कहां से आया ये? करंट इज प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज या वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू करंट, मैंने बोला ना अभी। ओम्स लॉ ने क्या बोला कि वोल्टेज प्रोपोर्शनल टू करंट, हाँ के ना कल के पुतलो। तो प्रोपोर्शनैलिटी हटाओगे, इक्वालिटी आएगी, तो एक कांस्टेंट आएगा ना मेरे दोस्त, तो उस कांस्टेंट का नाम आर है। तो V इक्वल्स टू आई आर हो गया ना भाई, V इक्वल्स टू आई आर। व्हाट द पॉइंट बेटा, समझ में आया बच्चा लोग? तो V इक्वल्स टू आई आर, तो वही यहां पे लिखा हुआ है V इक्वल्स टू आई आर। तो R इक्वल्स टू V अपॉन आई, वोल्टेज मतलब वोल्ट अपॉन एम्पियर, वोल्ट अपॉन एम्पियर को बोलते हैं ओम, ठीक है। सो 1 ओम इज 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। सो बस यही बेसिक सी बात यहाँ पे बताई गई है, जो कि ज्यादा कुछ हार्ड तो है नहीं। आगे बढ़ते हैं, हाँ ठीक है, इस तरफ आ जाते हैं। तो यहां पर कुछ और डिस्कशंस किया गया है, वो डिस्कशन भी देख लेते हैं क्या है, सुनिए। लिसन, मैं आपको दिखाता हूं एक चीज, बहुत ही ध्यान से देखना, ठीक है। लुकिए, किधर गया रे बाबा? हाँ, इधर इधर, ये देखिए, ध्यान से देखते रहिए। सो बेसिकली अभी हमारे पास है एक सिलेंडर। क्या है हमारे पास? एक सिलेंडर है। सिलेंडर तो पता नहीं मैं खूबसूरत बना पाऊं कि नहीं बना पाऊं, पर ट्राई जरूर कर सकता हूं। सो सिलेंडर बनाने की मैं कोशिश कर रहा हूं। अरे भाई बन जाओ, काहे नहीं बन रहा भैया? हाँ, तो सिलेंडर बनाने की मैं कोशिश कर रहा हूं, खूबसूरत वाला। लेट्स सी के बन पाता है कि नहीं।
बहुत ही वाहियात बन रहा है। हो जाता है कई कबार जिंदगी में ऐसी चीजों का भी सामना करना पड़ता है। ये क्या हो रहा है भैया, बहुत प्रैक्टिस लगेगी रे सर्कलवा बनाने में भी हमका। चलो कोई बात नहीं, चलो 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 बन गया यार, थोड़ी सी देर में प्रैक्टिस कर डाली। ओ ग्रेट। चलो थोड़ा सा अब इसको हल्का फुल्का अपने हाथ से खींच लें। बन गया सिलेंडर, बहुत ही फैंटास्टिक, बहुत ही खूबसूरत, वाह। ऐसा लग रहा है पिकासो की पेंटिंग है। तो आपके प्रोफेसर भैया फिजिसिस्ट ना होते तो शायद पेंटर ही होते। चलिए एनीवे, जोक्स अपार्ट। सो लिसन वेरी वेरी केयरफुली, सभी लोग बहुत ही गौर से देखेंगे बच्चा लोग, कि जैसे ही मैंने इसको लगाया इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब मैंने क्या किया, वोल्टेज अप्लाई किया, तो यहां वहां पागलों की तरह भटकने वाले इलेक्ट्रॉन, यहां वहां भटकने वाले इलेक्ट्रॉन पागलों की तरह जो भटक रहे थे, कोई कहीं कोई कहीं कोई कहीं कोई कहीं कोई कहीं कोई कहीं, ये सबके सब वोल्टेज देखते ही, प्लस देखते ही, है ना, और ये माइनस देखते ही एक तरफ भागने लगे, माइनस से दूर प्लस के पास भागने लगे। तो हुआ क्या, इन्हें फोर्स महसूस होने लगा, इन्हें खिंचाव महसूस होने लगा, एक बल महसूस होने लगा, इन्हें फोर्स खींच रहा है। तो फोर्स होता है एम ए। फोर्स क्या होता है, एम ए, मास इनटू एक्सीलरेशन। सो एक्सीलरेशन होता है फोर्स अपॉन मास। एक्सीलरेशन होता है फोर्स अपॉन मास। नाउ लिसन वेरी केयरफुली, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है स्मॉल ई, और जब भी हम वोल्टेज देते हैं तो क्या मिलता है, इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है। क्या मिलता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि प्लस से माइनस की तरफ देखता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड को देखते ही इलेक्ट्रॉन उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव होने लगते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसी है, यानी कि उस तरफ प्लस है इधर माइनस है, उधर प्लस इधर माइनस है, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे चलना स्टार्ट हो जाते हैं। अरे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो इलेक्ट्रॉन चलेंगे इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो इलेक्ट्रॉन चलेंगे इधर। हाँ के ना कल के पुतलो। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन चलते हैं इधर इलेक्ट्रिक फील्ड को देखते ही। तो इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है, जो फोर्स जो इलेक्ट्रॉन को महसूस हो रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स जो इलेक्ट्रॉन को महसूस हो रहा है, वो होता है ई इंटू ई। ई ई अरे भैया, फोर्स अपॉन मास है ना रे बाबा। एक्सेलरेशन इज फोर्स अपॉन मास। फोर्स कितना है, ई इंटू ई है, ई इंटू ई। सो ई इंटू ई, समझ गए बेटा, समझ गए, ई इंटू ई है। गुड। सो ये तो हो गया एक्सेलरेशन। अगर ज्यादा ही तुम लोगों को चनूने काट रहे हैं, हमारे मिर्जापुर वाले भैया की हमको याद आ गई, मुन्ना भैया है ना, तो भैया वेक्टर हवा भी लगा दो, वेक्टर भी लगा दो। अबे पढ़ाई लिखाई करो, आईएएस बनो। तो बेसिकली ये हो गया एक्सेलरेशन। एनीवे लेट्स कम बैक टू फिजिक्स। सो लुक वेरी केयरफुली, हम लोगों ने सुना है न्यूटन का काइनेमेटिकल इक्वेशन V इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। हाँ क्या ना, सुना है क्या, सुना बेटा, सुना होगा, गारंटेड सुना होगा। तो इसके अंदर यू होता है इनिशियल स्पीड। यू क्या होता है, इनिशियल स्पीड। तो इनिशियल स्पीड मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे, ऐसा मान लेते हैं। हालांकि इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे नहीं है, इलेक्ट्रॉन रैंडमली मूव कर रहे हैं, लेकिन उनके मोशन से कोई करंट बन रहा है, कोई फायदा हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। तो ऑल द वेक्टर्स आर गिविंग यू एडिशन करके जीरो। सारे वेक्टर्स रैंडम वेक्टर्स हैं, व्हेन यू ऐड देम यू गेट जीरो। सो हम ऐसा मान लेते हैं कि इनिशियली द वेलोसिटी इन एनी वन डायरेक्शन इज जीरो। तो स्टार्टिंग की वेलोसिटी जीरो है, इसे जीरो ले रहे हैं। बट अब चलने लगा ना, इलेक्ट्रॉन का पूरा जखीरा, इलेक्ट्रॉन का पूरा कारवां, इलेक्ट्रॉन का पूरा क्या कहते हैं उसे, पूरा का पूरा वॉटेवर जो भी कहते होंगे, तो इलेक्ट्रॉन की पूरी भीड़, इलेक्ट्रॉन का पूरा झुंड चलने लगा। तो एक डायरेक्शन में चलने लगा, ड्रिफ्ट होने लगा। तो ये हो गया वीडी, ये जीरो, और ये है क्या, एक्सीलरेशन। हाँ ये तो ई बाई एम। और कितनी देर तक चलेगा, जब तक कि वो किसी चीज से टकरा ना जाए। वायर में चलता तो रहेगा, लेकिन टकरा भी तो सकता है रास्ते में, अगर कोई और आ गया, अरे कोई एटम आ गया, आयन आ गया, कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन आ गया, तो टकरा सकते हैं, तो तब तक चलेगा। तो जब तक चल सकता है फ्रीली, उसे कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्स मोड में चल रहा है, रिलैक्सेशन टाइम। और रिलैक्सेशन टाइम को टॉर्क वाला सिंबल जो था ना, कौन सा, टाओ। टॉर्क के लिए पुनः मैकेनिक्स में यूज किया हुआ सिंबल। अरे अकल के मतलब फिजिक्स 1 में टॉर्क का सिंबल टाओ है ना, यहाँ पे टॉर्क नहीं है, यहाँ पे टाइम है, रिलैक्सेशन टाइम है, लेकिन सिंबल वही टॉर्क वाला है। तो बेसिकली टाओ कहते हैं, सिंबल को कहते हैं टाओ। टाऊ नहीं रे बाबा, कुछ लोग ताऊ 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 समझ रहे हैं, अरे टाओ।
सो बेसिकली ये हमारा एक फॉर्मूला है, इस बात को याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक फॉर्मूला ये भी है। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग इट? एक फॉर्मूला थोड़ी देर पहले देखा था, क्या था ड्रिफ्ट वेलोसिटी का? दैट वाज NEVD। ओह सॉरी, आई डिड सम मिस्टेक हियर, आई एम सॉरी। जे का फॉर्मूला था NEVD, है ना? दैट वाज द फॉर्मूला। ओके, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक और फॉर्मूला यहां से मिल जाएगा, J/NE। चलो देख लेते हैं, वापस एक बार देख लेते हैं। चलो आगे बढ़ो रे बाबा, आगे बढ़ो। किधर गया? यहां पे था ना, किधर था? J इक्वल्स टू क्या था? Where the hell is that? उठे गेला। हाँ, J इक्वल्स टू NEVD, यानी कि VD इक्वल्स टू J/NE। तो ये भी एक फॉर्मूला है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। और एक तो अभी हम लोग ने ऑब्टेन कर लिया, कौन सा ऑब्टेन कर लिया? ये वाला ऑब्टेन कर लिया, ये वाला किधर गया? E टाउ बाय M। तो अब दोनों फॉर्मूले को आमने सामने रख के एक नया फॉर्मूला क्रिएट करेंगे, एक नया फॉर्मूला, ठीक है। सो J/NE के सामने E टाउ बाय M रख देंगे। ओके, सो लुक हियर वेरी केयरफुली, ध्यान से देखिएगा। अरे किधर गया रे बाबा? हाँ, ये देखिए। तो बेसिकली हम लोग जो है VD इक्वल्स टू J/NE है ना। अरे VD इक्वल्स टू J/NE है, और एक है E टाउ बाय M। इन दोनों को आमने सामने रख देंगे, है ना। तो हमें क्या मिलेगा? E इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? M ऊपर चला जाएगा, ठीक है, और NE नीचे रहेगा, और E स्क्वायर हो जाएगा बाय द वे। क्यों? क्योंकि ये E भी तो नीचे आएगा, तो NE स्क्वायर टाउ हो जाएगा, NE स्क्वायर टाउ। ये बराबर बन नहीं पा रहा, NE स्क्वायर टाउ, और J एज इट इज। अरे अकल के पुतलो, E इधर रखा हुआ है, तो देखो E को इधर रखा, M J के साथ चला जाएगा, E नीचे चला जाएगा, टाउ नीचे चला जाएगा, ठीक है। सो ये चीज को हम लोग बेसिकली, लिसन वेरी वेरी केयरफुल है। ये जो आपको दिख रहा है, इट इज रो, इसको कहते हैं हम लोग रो। क्या कहते हैं इसे? रो कहते हैं। ये देखो रो दिख रहा है, M/N स्क्वायर टाउ। और रो का मतलब है रेजिस्टिविटी। रो का मतलब क्या है? रेजिस्टिविटी। क्या मतलब है? रेजिस्टिविटी, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला मिल गया। नाउ लिसन, ये ओम्स लॉ का दूसरा फॉर्म है। बल्कि ओम्स लॉ जो V इक्वल्स टू IR आ रहा है ना, ऐसा कहा जाता है वो इससे ही पैदा हुआ है, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है ओरिजिन ऑफ ओम्स लॉ। देखो जरा ध्यान से, यहाँ पे लिखा हुआ ओरिजिन ऑफ ओम्स लॉ। देखो ओम्स लॉ कहां से पैदा हुआ? तो ओम्स लॉ यहां से पैदा हुआ। अब आप बोलेंगे सर कैसे, यहां से कैसे पैदा हुआ? अरे देखो बड़ा ही सिंपल है, अकल के पुत्रों ध्यान से देखो। ओम्स लॉ क्या है? V इक्वल्स टू IR। ओम्स लॉ यही है ना भाई? अरे अकल के पुत्रों, हाँ क्या ना, V इक्वल्स टू IR है ना बेटा। तो लिसन, वोल्टेज अगर आपने दिया है, मतलब आपने एक तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की है, और करंट अगर बह रहा है किसी एरिया से, तो मतलब करंट डेंसिटी है J। देखो इसको लिखने में ऐसा लिखूंगा ना, तो शायद तुम्हें याद आसानी से रहेगा, V इक्वल्स टू RI। अब कंपैरिजन देखो कितना आसान है। वोल्टेज देने का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करना, वायर को इलेक्ट्रिक फील्ड देना। वायर में करंट बह रहा है, उसका मतलब उसमें करंट डेंसिटी हो गई है, क्योंकि करंट बह रहा है एक एरिया से, और J क्या है? I/A, करंट अपॉन एरिया। हाँ क्या ना? अरे मतलब करंट और इसका गहरा रिश्ता है, वोल्टेज और इलेक्ट्रिक फील्ड का गहरा रिश्ता है, और रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी का गहरा रिश्ता है। तो V इक्वल्स टू IR पैदा ही इस वाले फॉर्मूले से होता है, समझ गए? तो बहुत ही सिंपल है। प्लीज प्लीज प्लीज, आई होप के सभी को ये याद रहेगा, सभी लोग ये याद रखें, प्लीज याद रखें। तो V इक्वल्स टू IR, ठीक है, इस बात को याद रखें। तो E इक्वल्स टू रो J, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ओम्स लॉ का दूसरा फॉर्म, V इक्वल्स टू, किधर गया भाई? यहाँ पे है भी कि हाँ है, E इक्वल्स टू रो J, E इक्वल्स टू रो इंटू J, where रो इज कॉल्ड एज रेजिस्टिविटी, ठीक है, रेजिस्टिविटी। तो इस बात को आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ेंगे तो ओम्स लॉ का लिमिटेशन क्या है? ओम्स लॉ बहुत सारे लोग, बहुत सारे डिवाइसेस ओबे तो करते हैं। ओम्स लॉ इज ओबेड बाय वेरियस मटेरियल्स एंड डिवाइसेस, लेकिन फिर भी ओम्स लॉ बहुत सारे डिवाइसेस पे काम नहीं करता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, आप लोगों ने सेल्स पढ़े होंगे, डिफरेंट डिफरेंट सेल्स, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स, जैसे कि डैनियल सेल पढ़ा होगा, या ऐसे टाइप के और भी सेल पढ़े होंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़े होंगे। तो वहां पे आपको ये बात मालूम पड़ी होगी कि वहां पे कुछ एनायंस और कैटायंस यहां से वहां फ्लो होते हैं सॉल्यूशन के अंदर। तो वो
ओम्स लॉ नहीं ओबे करता है। वहां पे ऐसा नहीं कि वोल्टेज बढ़ाया तो करंट भी बढ़ेगा, प्रोपोर्शनेटली बढ़ेगा, ऐसा नहीं है। बढ़ता है लेकिन कुछ और फॉर्म में, नॉट एग्जैक्टली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। वैसे ही बहुत हाई टेम्परेचर अगर वायर का हो गया, वायर का टेम्परेचर जब ज्यादा बढ़ गया तो स्ट्रेट लाइन नहीं आती, यानी कि ओम्स लॉ फॉलो नहीं हो रहा। आपने देखा था, खुद देखा था थोड़ी देर पहले कि लाइन थोड़ी सी बेंड हो गई थी। वैसे ही जब आप चले जाते हैं मॉडर्न जमाने के इलेक्ट्रॉनिक्स चीजों में, जैसे कि डायोड्स, ट्रांजिस्टर्स, ये भी ओम्स लॉ फॉलो नहीं करते, ये भी ओम्स लॉ फॉलो नहीं करते हैं। तो ओम्स लॉ बहुत ही लिमिटेड है। ओम्स लॉ किस पे अप्लाई होता है, किसी ने पूछ लिया, आप कहेंगे बिल्कुल सादा सिंपल मेटालिक वायर पे, वो भी लिमिटेड रेंज ऑफ टेम्परेचर के लिए। जब टेम्परेचर एक रेंज से बाहर नहीं चला जाता तब तक ये अप्लाई होता है ओम्स लॉ, वरना ओम्स लॉ अप्लाई नहीं होता। ओम्स लॉ इतना भी खतरनाक लॉ नहीं है। इट्स नॉट यूनिवर्सल और काइंड ऑफ लॉ। इट डज नॉट अप्लाई टू ईच एंड एवरी सिचुएशन इन एट एवरी मोमेंट, नो, नॉट एट ऑल। ओम्स लॉ अप्लाई होता है बहुत ही लिमिटेड रेंज में, ठीक है, बहुत ही लिमिटेड रेंज में ओम्स लॉ अप्लाई होता है। सो ओम्स लॉ इज वेरी वेरी नैरो काइंड ऑफ लॉ, इट्स नॉट वेरी ब्रॉड, ठीक है। तो ओम्स लॉ के लिमिटेशंस हैं। ये देखो नॉन ओमिक मटेरियल कैसे हैं, वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, करंट बढ़ तो रहा है लेकिन कुछ अजीब ही तरीके से बढ़ रहा है, स्ट्रेट लाइन में नहीं बढ़ रहा है, तो इसे कहते हैं नॉन ओमिक मटेरियल, ठीक है। सो दैट्स नॉन ओमिक। सो ओम्स लॉ नॉन ओमिक मटेरियल्स फॉलो नहीं करते, ठीक है। अब यहाँ पे वही कुछ बेसिक बातें लिखी हुई हैं, ठीक है, तो बहुत ज्यादा आपको इतना ध्यान देना नहीं है इन चीजों पे। खाली ये बताने की कोशिश की गई है कि अगर आपने बहुत ही छोटा 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 करंट लिया, करंट का इंटरवल लिया, तब जाके वोल्टेज का इंटरवल भी छोटा होगा और रेजिस्टेंस की एक पर्टिकुलर फिक्स वैल्यू आएगी। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको कभी नहीं पूछाएगा एग्जाम में, डोंट वरी, ठीक है, जस्ट फॉरगेट इट, ठीक है। अब यहां पर कुछ बात की गई है इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर की। चलिए तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर देख लेते हैं। तो चलिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी और पावर की बातें कर लेते हैं। लिसन वेरी वेरी केयरफुली कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, जो कि एक बैटरी को सप्लाई करना पड़ती है इलेक्ट्रॉन को घुमाने के लिए। अरे भैया, इलेक्ट्रॉन को चलाना है, किसी चीज को चलाना है, एनर्जी तो लगेगी ही। तो कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी खर्च हो जाती है, कितना पावर यूज हो जाता है, वही हमको निकालना है। सो लिसन वेरी केयरफुली। अब आप ये याद रखिए, ये आप लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा हुआ है। क्या पढ़ा हुआ है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में? आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि V इक्वल्स टू W/Q। वोल्टेज या पोटेंशियल इज डिफाइंड एज वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज। अरे बाबा सुनो, पोटेंशियल का मतलब होता है कि चार्ज, एक यूनिट चार्ज को अगर पूरा सर्किट में घुमाना है तो उसके लिए कितना काम करना पड़ेगा, उसे ही कहते हैं पोटेंशियल। पोटेंशियल इज डिफाइंड एज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। कितना काम किया यूनिट चार्ज को घुमाने के लिए, उसे कहते हैं वर्क डन, ठीक है। ये बात आपको याद रहेगी, है ना, याद रहेगी ना। चलिए, तो ये बात खाली बस दिमाग में रखिए। नाउ लिसन वेरी केयरफुली। जो भी हम काम करते हैं, जो भी हम वर्क करते हैं, वो वर्क स्टोर हो जाता है पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। लाइक फॉर एग्जांपल, एक मार्कर जमीन पे रखा हुआ था, एक मार्कर जमीन पे रखा हुआ है, उस पर हमने वर्क किया और उसे यहां ले गए, तो उसके अंदर क्या आ गया? पोटेंशियल एनर्जी। क्यों पोटेंशियल एनर्जी आ गया? क्यों पोटेंशियल एनर्जी आ गया? क्योंकि हम छोड़ेंगे तो हमें काइनेटिक एनर्जी मिलेगी। यानी कि काइनेटिक एनर्जी अगर मिली तो वो पोटेंशियल से ही मिली होगी, और पोटेंशियल से मिली है मतलब पोटेंशियल कहां से आया होगा? वर्क से आया होगा। तो ये एक सबूत है पोटेंशियल का काइनेटिक में कन्वर्ट होना, और खुद पोटेंशियल का पैदा होना, ये वर्क से रिलेटेड ही होगा ना, क्योंकि वर्क के बिना एनर्जी कैसे पैदा होगी? वर्क एक तरीके की एनर्जी है। वर्क और एनर्जी एक दूसरे के भाई भाई, बल्कि सेम चीज है, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो वर्क और एनर्जी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, इस बात को याद रखिए। सो वर्क जब भी करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी जनरेट होती है, और पोटेंशियल एनर्जी जनरेट हुई है, इस बात का सबूत क्या है? छोड़ के देखो, छोड़ के अगर वो चला, उसमें काइनेटिक एनर्जी आई, इसका मतलब वर्क किया गया था, वर्क किया गया था। तो बेसिकली वर्क बन गया काइनेटिक एनर्जी। अरे अकल के पुतलो, अगर V W/Q है तो W क्या है? V इंटू Q है, और वर्क ही पोटेंशियल एनर्जी है। सो पोटेंशियल एनर्जी इज VQ। हाँ के ना बाबा? सो वर्क इज पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी इज QE, और चार्ज होता है IT। क्यों I थी? याद आया? Q इक्वल्स टू IT। तो ये सब बचकाना बातें हैं। सो du/dt इज IV। ये देखो ना, अरे बाबा किधर गया? ये देखो डेल्टा U है, ये डेल्टा T है, इसी को मैं कह देता हूं du। ये हो जाएगा I dt V, यानी कि du/dt इज, सॉरी किधर गया? du/dt इज IV। हाँ क्या ना? du/dt क्या हो गया? IV हो गया। सो बेसिकली du/dt का मतलब होता है पावर, पावर इज I इंटू V। इसको कैसे याद रखेंगे फॉर्मूले को, पावर के फॉर्मूले को? VIP, वोल्टेज इंटू करंट इज पावर, VIP। हाँ क्या ना? बहुत ही बचकाना है। सो VIP, ठीक है, इसको याद रख लीजिए। तो यहाँ पे वही चीज लिखी हुई है, देखो वही चीज लिखी हुई है कि पावर इज I इंटू V, ठीक है, ये सब चीज लिखी हुई है। अच्छा, अभी I इंटू V तो लिख दिया, सुनो जरा ध्यान से, और भी क्या लिख सकते हो?
तो मैं बोर्ड ले आ रहा हूं, ब्लैक बोर्ड, इधर देखो। अगर आपने लिखा P इक्वल्स टू आई वी या वी आई इक्वल्स टू पी, सो वोल्टेज क्या होता है, करंट इंटू रेजिस्टेंस। अरे वोल्टेज क्या होता है, आई आर होता है, आई आर। तो एक फॉर्मूला और बनेगा, इट विल बिकम आई स्क्वायर आर। क्यों आई स्क्वायर आर है, अरे आई तो पहले से था और एक और आई आर आ गया, तो आई स्क्वायर आर, तो ये भी एक फॉर्मूला हो गया। वैसे वोल्टेज को ना बदल के अगर मैं करंट को बदलूं, वोल्टेज को ना बदल के अगर मैं करंट को बदलूं, करंट को चेंज करूं, तो करंट क्या होता है, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, हाँ के ना, और पहले से एक वोल्टेज था, तो ये बन जाएगा वी स्क्वायर बाई आर। तो अब तीन फॉर्मूले जो हमारे पास हो गए पावर के, वो फॉर्मूले याद रखेंगे। पावर इज इक्वल्स टू वी इंटू आई, पावर इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई आर, पावर इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर। ये तीन फॉर्मूले पावर के बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो इन तीनों को याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट देखते हैं जिसे हम कहते हैं कलर कोडिंग ऑफ अ रेजिस्टर। कलर कोडिंग, ध्यान से देखिएगा। सो कलर कोडिंग आखिर क्या चीज है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। लुक हियर, कलर कोडिंग, एक सेकंड, कलर कोडिंग किधर गया रे बाबा, कहीं और निकल गया क्या, हाँ यहाँ पर है। सो कलर कोडिंग पे ध्यान देंगे। कलर कोडिंग सुनिए, एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, एक रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस की शक्ल में बना देता हूं। सो ये है मेरा रेजिस्टेंस, लाइक दिस, ये रेजिस्टेंस है, और रेजिस्टेंस के दो पैर हैं, एक पैर ये और एक पैर ये। तो क्या होता है ना कि रेजिस्टेंस के ऊपर कुछ कलर्स दिए जाते हैं। तो मान लो कि ऐसे करके कलर्स दिए गए, तीन कलर्स दे दिए, कोई तो तीन कलर्स है, ऐसा ही जरूरी नहीं कि मैंने ब्लू बनाया तो सब ब्लू ही रहेंगे। अरे बाबा, इधर लाल हो सकता है, इधर काला हो सकता है, इधर ब्राउन हो सकता है, कुछ भी कलर हो सकते हैं। तो तीन कलर साथ में रहते हैं और एक कलर दूर रहता है, थोड़ा सा दूर रहता है। तीन साथ में रहेंगे, एक दूर रहेगा। तो काउंटिंग शुरू करना है यहां से, सात वालों से, 1 2 3, और ये फोर्थ कलर है, 1 2 3 4। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, तो 1 2 3 4 कलर है। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग इट? सो प्लीज लिसन वेरी वेरी केयरफुली कि ये है हमारा रेजिस्टर, और ये है 1 2 3 4, ऐसे करके चार कलर्स है। अब चार कलर्स में कहानी कैसी, सुन लो जरा। ये पहला कलर, ध्यान से सुनेंगे बच्चा, पहला कलर और दूसरा कलर, ये डिजिट्स रहते हैं, फर्स्ट टू डिजिट्स। क्या रहते हैं, फर्स्ट टू डिजिट्स, क्या रहते हैं, फर्स्ट टू डिजिट्स। तीसरा कलर क्या रहता है, तीसरा कलर रहता है पावर ऑफ 10, 10 की पावर। चौथा कलर क्या रहता है, टॉलरेंस लेवल। अब इसका क्या मतलब है, सब कुछ मैं समझाता हूं, डोंट वरी। तो मान लेते हैं कि यहां पर हमारे पास है, मान लेते हैं हमारे पास यहां पर है एक रेजिस्टेंस, मान लेते हैं हमारे पास एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, रेजिस्टेंस। इसमें चार कलर्स हैं, तो इसमें चार कलर्स हैं, मैं कलर्स एक ही बना के दिखा रहा हूं, लेकिन आप समझ जाइए। चौथा कलर थोड़ा दूर है, ये 1 2 3 4 है। मान लो ये है आपका ब्राउन, ये है ब्लैक, और ये है रेड, ठीक है, रेड, और ये लास्ट वाला है गोल्ड। तो अब इनकी वैल्यू क्या है, ये कैसे समझेंगे, तो इसके लिए टेबल दिया गया है। तो वो टेबल कैसा है, जरा ध्यान से सुनिए, लिसन वेरी केयरफुल, दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत ही ध्यान से सुनेंगे। सो यहां पर दिया गया है बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, व्हाइट। ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, व्हाइट, ठीक है। तो इस तरीके से है। नाउ लिसन, बहुत ही ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे बच्चा लोग। ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, व्हाइट। इसमें आपको नेमोनिक याद रखना, नेमोनिक मतलब ट्रिक। बी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ। तो बी फॉर ब्लैक, सबसे पहले दुनिया में सबसे डार्क कलर कौन सा है, सबसे डार्क कलर ब्लैक है, पहला ब्लैक आएगा, फिर ब्राउन आएगा। तो तीन बी है, बी इधर है, बी इधर है, बी इधर है, तो कंफ्यूज तो नहीं हो जाओगे, अरे ये वाला जो है ये ब्लू, ये तो बीच में कहीं पे आएगा ना, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो विबग्योर जैसे कलर है, विबग्योर रेनबो वाले कलर से, रेनबो वाले देखो ना, वायलेट, ग्रीन, तो ब्लू यहाँ पे आएगा ना। ब्लैक सबसे डार्क कलर है, वो इधर हो गया। व्हाइट सबसे ब्राइट कलर है, वो यहाँ हो गया। ब्लैक सबसे डार्क, व्हाइट सबसे ब्राइट, वो यहाँ हो गया। तो ब्लैक उधर है, व्हाइट लास्ट में।
अब यहां पर जी के भी दो हैं, तो जी तो ग्रीन तो बीच में आएगा, बीच में क्यों आएगा, बिकॉज यहां पर ही रेनबो है। और फिर ग्रे जो है, ग्रे वो व्हाइट के पास आएगा, बल्कि ऐसा करके याद रख लो कि ब्लैक और व्हाइट मिल गए तो बन गया ग्रे, ठीक है। तो ग्रीन यहां पर है, तो अब कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अब मुझे बताओ कि इसकी वैल्यू क्या रहेगी। सुनो, इसको नंबर दिया है 0, इसको नंबर दिया 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6, इसको 7, इसको 8, इसको 9, ऐसा नंबर दिया हुआ है। और ये भी है, नीचे और भी है, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज गोल्ड, सिल्वर एंड नो कलर, ऐसा 3 चीज भी है, गोल्ड सिल्वर एंड नो कलर। क्या दिया है? गोल्ड सिल्वर एंड नो कलर, गोल्ड सिल्वर नो कलर, गोल्ड सिल्वर नो कलर। तो गोल्ड जो रहता है, गोल्ड जो रहता है, बहुत ही ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे, इसको कहते हैं 5% का टॉलरेंस, सिल्वर को कहते हैं 10% का टॉलरेंस, और नो कलर को कहते हैं 20% का टॉलरेंस। क्या कहते हैं? 20% का टॉलरेंस। सो बहुत ही ध्यान से सुनेंगे और देखेंगे, समझेंगे कि गोल्ड इज 5% का टॉलरेंस, सिल्वर 10% का, नो कलर इज 20% का टॉलरेंस। टॉलरेंस ओके, समझ पा रहे हैं बेटा आप लोग कि नहीं समझ पा रहे? बहुत ही सिंपल है बच्चा लोग, बहुत ही सिंपल है। तो अब यहां पे ध्यान दीजिए, पहला कलर है वो वाला, ठीक है, कौन सा? ब्राउन। तो ब्राउन के लिए मैं लिख दे रहा हूं, ब्राउन के लिए मैं लिख दे रहा हूं, लेट मी राइट विद रेड। तो ब्राउन के लिए मैं लिख रहा हूं 1। ब्लैक दूसरा कलर है, अरे 1 2 3 4 भाई, 1 2 3 4 ऐसे करके याद रखना, 1 2 3 4। तो ब्राउन के लिए लिख रहा हूं 1, ब्लैक के लिए लिख रहा हूं, सॉरी ब्लैक के लिए कितना है? आई एम सॉरी, ब्राउन के लिए तो 1 है ही। अरे देखो ना, ब्राउन क्या है? 1 है। अरे वो नंबर और ये नंबर अलग है बाबा, सुनो सुनो सुनो, डोंट गेट कंफ्यूज, डोंट गेट कंफ्यूज। ये तो 1 2 3 4 है ना, पहला कलर, दूसरा कलर, तीसरा कलर, चौथा कलर। लेकिन पहला कलर है ब्राउन, ब्राउन की वैल्यू क्या है? 1 है, तो ब्राउन की वैल्यू है 1। ब्लैक की वैल्यू क्या है? ब्लैक की वैल्यू है 0, ठीक है। और पहले दो नंबर्स हो गए ना, तो पहले दो नंबर्स ही हैं, और तीसरा क्या है? 10 की पावर है, 10 की पावर है, तीसरा 10 की पावर। अरे देखो, पहले दो क्या है? फर्स्ट 2 डिजिट्स आर कलर्स या नंबर्स, एंड तीसरा है पावर ऑफ 10, तीसरा पावर ऑफ 10 है, ठीक है, पावर ऑफ 10। तो बेसिकली अब क्या है यहाँ पे? रेड है, रेड, रेड कितना है? 2 है, 10⁻² हो गया, ठीक है। और टॉलरेंस कितना है? गोल्ड है ना, तो प्लस माइनस 5% है, 5%, बस यही आंसर है। सो ये हो गया 1000 प्लस माइनस 5% ओम्स। अगर किसी ने बोला कि डिटेल में लिखो, डिटेल में, तो 1000 का 5% कितना होता है? 1000 का 5% कितना होता है? 1000 का 5% होता है 50। तो दिस विल बिकम 950 से लेके 950 से लेके, गॉड डैम इट, 950 से लेके 1050, ठीक है, कितना? 1050, 1050 ओम्स। ओह, प्लस क्यों लिखा मैंने? पता नहीं, 2 लिखना था, 2। सो प्लस 950 से लेके 1050। अरे व्हाट डू यू मीन बाय दिस? 1000 तो इसकी वैल्यू है, फैक्ट्री ने बोला इसकी वैल्यू 1000 है, लेकिन फैक्ट्री से निकलते ही हमने ऐसा देखा है कि वैल्यू है ना 5% ऊपर नीचे होती है, इसलिए इसको कहते हैं 5% का टॉलरेंस। मतलब एक तरीके से एरर समझ लो, एरर। तो 5% का एरर है, तो इसकी वैल्यू 1000 बोली है कंपनी ने, लेकिन असलियत में 1000 नहीं, 950 भी हो सकता है, 1050 भी हो सकता है, बल्कि इन दो वैल्यूज के बीच में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू 1000 नहीं, 950 से लेके 1050 के बीच में है, तो इसे कहते हैं टॉलरेंस वैल्यू। बहुत ही सिंपल है, ठीक है। चलो अब मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं, होमवर्क मतलब अभी क्लास वर्क है, ठीक है, आप लोग पॉज करके इसे सॉल्व करेंगे। तो ये रेजिस्टेंस है आपके पास, ठीक है। अभी इस पे हम लोग जो है बेसिकली 3 कलर्स लगा रहे हैं, 1 2 3 और एक चौथा कलर। तो जो 3 कलर्स हैं, पहला कलर जो है, लिसन वेरी वेरी केयरफुली, पहला कलर जो है इसको मैं ले रहा हूं, लेट से येलो, ये येलो है, और ये वाला वायलेट है, ठीक है। तो येलो वायलेट, एंड देन देयर इज वन मोर कलर, येलो वायलेट हो गया, लेट्स टेक दिस टू बी ऑरेंज, येलो वायलेट ऑरेंज, एंड दिस इज व्हाट? सिल्वर, ठीक है, सिल्वर, ठीक है। इस तरीके से आप कर लीजिए। तो आपका क्लास वर्क है, मुझे बताइए इसकी वैल्यू क्या है। और एक और रेजिस्टेंस मैं ले रहा हूं, एक और ले ले रहा हूं, एक और ले लेता हूं मैं यहां पर, और बेसिकली इसकी टांग वांग जोड़ देता हूं, इसकी टांग है, और इसमें भी कुछ 4 कलर्स हैं, 1 2 3 एंड 4, ऐसे 4 कलर्स हैं। तो अब ये यहां से हैं, ये बात याद रखना, ठीक है। और मैं आपको दे रहा हूं ऑरेंज, 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 एंड दिस इज सिल्वर, ऑरेंज 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 सिल्वर, ठीक है, ऑरेंज 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 सिल्वर। क्या वैल्यू होगी? कोई बता पाया इसकी वैल्यू? कोई जान पाया? अरे बहुत ही सिंपल है, पॉज करके देख लिया, बता दूं इसका आंसर? बता दूं? तो इसका आंसर बहुत ही सिंपल है, लुक हियर, येलो मतलब 4, किधर है येलो? किधर है येलो? इधर देखो, येलो किधर है? येलो 4 है। अरे बीबी रॉय करके एक बार ना एग्जाम में घुसते ही आंसर शीट के लास्ट पेज में लिख लेने का पहले ही, ठीक है। तो येलो मतलब 4,
ठीक है, तो येलो मतलब 4 किधर गया भाई, येलो किधर गया। अच्छा, ये टेबल में और भी डिटेल्स है, ये जो टेबल मैंने बनाई और भी डिटेल्स है, लेकिन आपका काम इसी में कंप्लीट हो जाएगा, आपको कुछ और एक्स्ट्रा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए मैं एक्स्ट्रा पढ़ा भी नहीं रहा हूं, बिकॉज दिस इज अ वन शॉट वीडियो। वन शॉट वीडियो में जितना इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के लिए उतना ही पढ़ाया जाता है, बट मैं फिर भी पूरा कवर कर रहा हूं स्टार्ट टू एंड, लेकिन ईच एंड एवरी पॉइंट आपको नहीं पढ़ा सकते बिकॉज इतना टाइम नहीं है, वरना ये चैप्टर को पढ़ाने को कम से कम 10 से 12 घंटे चाहिए, मैं सिर्फ 1.5 घंटे के अंदर खत्म करने वाला हूं। सो लुक हियर वेरी वेरी केयरफुली कि येलो हो गया 4, तो येलो का मैंने लिख दिया 4, वायलेट का कितना है 7 है तो लिख दिया 7, ऑरेंज का कितना है, ऑरेंज का है 3, ऑरेंज का 3 है, देखो ऑरेंज का 3 है, तो 473, ओह सॉरी 473 नहीं 47 इंटू 10⁻3। अरे बाबा, दो नंबर तो नंबर होते हैं, दो कलर तो नंबर होते हैं, लेकिन तीसरा कलर पावर होता है, 10 की पावर होता है। और प्लस माइनस कितना हो गया, प्लस माइनस कितना हो गया, सिल्वर बोले तो 10%, तो ये हो गया आपका 47,000। अरे 47 का 3 0, 47,000 प्लस माइनस 10%, और 10% कितना रहेगा 4,700, तो 4,700 इसमें से माइनस, अरे 47,000 रे बाबा, 4,700 इसमें से माइनस करो फिर लिखो, और 4,700 इसमें ऐड करो प्लस करो फिर लिखो। एक बार 4,700 4,700 4,700 47,000 में से माइनस करो और 47,000 में से प्लस करो, ठीक है, फिर वो लिख दो, वो आप लोग लिख सकते हो, इतना मुझे आप पे भरोसा है। ऑरेंज ऑरेंज ऑरेंज, तो 3 इंटू 10⁻3, ठीक है, प्लस माइनस 10% क्योंकि सिल्वर है, तो ये हो गया 33,000 प्लस माइनस 10% ओम। तो इसको क्या करोगे, 33,000 में 3300 माइनस करोगे और 33,000 में 3300 प्लस करोगे, और फिर प्लस माइनस 10 मतलब 10% हो गया, फिर वो लिख दोगे। अरे 33,000 में से 3,300 माइनस और 3,300 प्लस करके आप यहाँ पे रेंज में लिख दोगे। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग दिस बच्चा, बहुत ही सिंपल है, ठीक है, तो ये आप लोग लिख देना। एनीवे, तो कलर कोडिंग आई होप कि आपके भेजे में घुस चुकी है, तो चलिए फिर से चलते हैं टेक्स्ट बुक की तरफ। तो हम लोग अभी जो है कलर कोड ऑफ द रेजिस्टेंस समझ चुके हैं, राइट। तो अब जो है इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए वैसे यहाँ पे भी कोड लिखा हुआ है, बीबी रॉय इन ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ, तो ये जो इन दिया हुआ है और ये जो हैज दिया हुआ है खाली इसको आप भूल जाएंगे, बस बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, ठीक है। सो ये आप याद रखिए, बहुत ही सिंपल है। रियोस्टैट, ये रियोस्टैट आप लोगों ने देखा होगा, गारंटीड देखा होगा, लेबोरेटरी में रहता है। वैसे 12th स्टैंडर्ड में तो आप इसका दिन रात इस्तेमाल करने ही वाले हैं, इसके ऊपर बहुत सारे प्रैक्टिकल्स हैं। वैसे प्रैक्टिकल्स की बात आई गई तो मैं आपको बता दूं कि मैंने 12th स्टैंडर्ड के और 11th स्टैंडर्ड के प्रैक्टिकल्स बना के पूरी प्रैक्टिकल की लिस्ट में अलग से डाल दिए हैं, तो आप लोग उसे देख लीजिए, और मैं बाद में उसका अपग्रेडेड वर्जन और भी डालने वाला हूं 1 महीने बाद, अपग्रेडेड वर्जन थोड़ा सा और विद सम सबटाइटल्स या कुछ एनिमेशन से कुछ एक्स्ट्रा है, उसको और अच्छा बनाने वाला हूं। वैसे वो पूरे के पूरे प्रैक्टिकल्स हैं स्टार्ट टू एंड, अगर आप देखेंगे उसको ध्यान से तो बेसिकली उसमें एम एपैरेटस सब कुछ मैंने उसमें दिखाया हुआ है, और मैंने खुद रीडिंग्स निकाली हैं उस वक्त प्रैक्टिकल परफॉर्म करके, और उसको पूरा रिकॉर्ड किया है विद ग्राफ, मतलब सब कुछ बनाया हुआ है, ग्राफ भी बनाया है और टेबल वेबल बनाया, ऑब्जर्वेशन टेबल, ऑब्जर्वेशन रीडिंग्स लिखी हुई है, सब कुछ लिखा हुआ है, पूरा रिजल्ट पूरा कैलकुलेशन लिखा हुआ है, तो आप लोग देख लीजिएगा। तो ये रियोस्टैट है, रियोस्टैट है ना एक तरीके का रेजिस्टेंस ही है। अब जो अपन जो रेजिस्टेंस अभी तक देख रहे थे ना, अपन जो रेजिस्टेंस देख रहे थे, ये वाला रेजिस्टेंस देखो, ये तो ये फिक्स्ड रेजिस्टेंस है, इसकी वैल्यू फिक्स है ना। वैल्यू फिक्स कैसे है, अगर ये 33,000 ओम्स है तो 33,000 ओम्स ही है, अपन इसको बदल नहीं सकते, अपन इसको 1,000 2,000 नहीं कर सकते। तो इस सब का तोड़ साइंटिस्ट लोगों ने निकाल लिया, और वो तोड़ ये है कि अपनी मर्जी से जो चाहो रेजिस्टेंस रख दो, तो उसके लिए ये रियोस्टैट इस्तेमाल किया। अभी रियोस्टैट के ना अच्छे से इसमें दिखाई नहीं दे रहा, बिकॉज ये जो पीडीएफ खोला है मैंने, कोई तो वेबसाइट थी वहां से पीडीएफ डाउनलोड किया है, तो उसमें अच्छे से आया नहीं है, पता नहीं क्यों उसमें अच्छे से आया नहीं है, बट मैं आपको बता देता हूं कि रियोस्टैट की शक्ल कैसी रहती है, तो ध्यान से देखिएगा। तो जो रियोस्टैट की जो शक्ल है, लिसन वेरी वेरी केयरफुली, वो कुछ ऐसी है। सो हमारे पास जो है रियोस्टैट, ध्यान देंगे, रियोस्टैट की शक्ल कुछ ऐसी है, ये देखो हमारे पास है लेट्स से कि इस तरीके से एक रियोस्टैट जिसमें बहुत ज्यादा वायर्स बंधे हुए हैं, एक इंसुलेटर रहता है जिसमें वायर्स रहते हैं, बहुत सारे वायर्स रहते हैं। तो अभी जो वायर्स बंधे हुए हैं इससे फायदा क्या, सुनिए, इसके 3 पैर रहते हैं, 3 पैर। तो एक पैर तो ये वाला है, यहाँ पे एक स्क्रू रहता है जिसपे से आप वायर बांध सकते हैं, ये भी एक पैर है जिसपे एक स्क्रू रहता है, यहां से भी वायर बांध सकते हैं, मतलब वायर बांध सकते हैं। ये स्टैंड एक तरीके का, ये स्टैंड है भाई, ये स्टैंड है, तो यहाँ पे आप वायर बांध सकते हैं स्क्रू से, तो ऐसा वायर बांध सकते हैं और उसको सर्किट में जोड़ सकते हैं।
लेकिन इसके 2 पैर नहीं 3 पैर है। मैंने क्या कहा, 3 पैर है ना, 2 पैर नहीं है, 3 पैर है। तो तीसरा पैर किधर है, तीसरा पैर जो है वो यहाँ पे फ्लोट कर रहा है। तो यहाँ पर स्टैंड के ऊपर यहाँ पर कुछ इस तरीके से बना हुआ है, और यहाँ पर एक मेटालिक कॉन्टैक्ट लगा हुआ है। एक मेटालिक कॉन्टैक्ट है जो कि है ना जुड़ा हुआ रहता है यहाँ पे, मेटालिक कॉन्टैक्ट यहाँ पे जुड़ा हुआ रहता है। तो होता ये है, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, कि अगर आपने यानी कि यहां से यहां जोड़ा, लेट्स से कि अगर आपने एक वायर ये वाला यूज किया और एक वायर ये वाला यूज किया इन सर्किट के अंदर, मतलब यानी कि अगर आप एक वायर यहां से यूज करते हैं और एक वायर यहां से यूज करते हैं, तो बेसिकली क्या होगा ना कि ये वेरिएबल रेजिस्टेंस बन जाएगा। वेरिएबल रेजिस्टेंस क्यों, क्योंकि ये जो चीज है ना, ये स्लाइडर है। सुनो, ये दोनों पैर को बोलते हैं फिक्स्ड टर्मिनल्स। क्या बोलते हैं, फिक्स्ड टर्मिनल्स। फिक्स्ड, इनकी वैल्यू बदली नहीं जा सकती। अरे ये इनको हिलाया नहीं जा सकता, जो है वो है। ये इसको मूव कर सकते हैं। वैल्यू मतलब बदलना, मतलब मैं बता रहा हूँ वैल्यू बदलना क्या मतलब है। अरे यानी कि अगर आपने क्या किया, यहां से लेके डायरेक्टली सर्किट है ना, ये डायरेक्टली जोड़ दिया, किसी भी चीज से जोड़ दिया, तो आपको पूरा जो भी रेजिस्टेंस होगा ना, पूरा का पूरा वैल्यू मिलेगा। मान लो ये पूरा का पूरा 10,000 है, तो आपको 10,000 ही डायरेक्टली मिल जाएगा, 10,000। लेकिन अगर आपने एक पैर फ्लोटिंग वाला लिया और एक पैर ये वाला लिया सपोज, तो फिर आपको क्या होगा ना कि जैसे जैसे जहां से ले जाएंगे ना, उस हिसाब से रेजिस्टेंस आपको 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 ऐसे करके 10,000 तक मिल सकता है। जब ये पूरा यहां पहुंच जाएगा तो 10,000 मिलेगा आपको। समझ में आ रहा है? और इसको पूरा इधर लेके आ गए तो 0 मिलेगा। तो अगर आपने एक फिक्स्ड और एक फ्लोटिंग जोड़ा, इसको बोलते हैं फ्लोटिंग, तो फिक्स्ड और एक फ्लोटिंग जोड़ा तो वेरिएबल रेजिस्टेंस मिलेगा, बदलता हुआ रेजिस्टेंस मिलेगा। लेकिन आपने दोनों फिक्स जोड़ दिए तो आपको फिक्स रेजिस्टेंस मिलेगा। समझ में आया? और जरूरी नहीं कि आप ये दोनों पैर जोड़ेंगे, आप ये दोनों पैर भी जोड़ सकते हैं और फिर इसको चला सकते हैं। तो फिर मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि पूरा 10,000 चाहिए तो इसको राइट में रखना पड़ेगा कि लेफ्ट में रखना पड़ेगा? कमेंट सेक्शन में बताइए। समझिए, अगर मैंने ये दोनों ज्वाइन कर दिया, इसको लेके इससे ज्वाइन कर दिया बाय सम बैटरी, अरे ये सब वायर्स ही हैं, टेढ़ा मेढ़ा कैसे भी बना रहा हूं, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। तो कहां रखना पड़ेगा जिससे कि पूरा 10,000 मिले, ठीक है, राइट में कि लेफ्ट में? चलिए, तो ये तो हो गया रियोस्टैट। वापस जाते हैं टेक्स्ट बुक की तरफ। सो ध्यान दीजिए, सो लिसन वेरी वेरी केयरफुली। आगे देखिए क्या क्या दिया हुआ है। रेजिस्टेंस इन सीरीज और रेजिस्टेंस इन पैरेलल के बारे में कुछ बात की गई है। तो मैं अभी आपको सीरीज और पैरेलल के बारे में बता रहा हूं, बहुत ही ध्यान से सुनना। रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल के बारे में, ठीक है। मैं आपको रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल दोनों बताने वाला हूं कि क्या होता है। ओके, तो चलिए वापस से ब्लैक बोर्ड पे आ जाते हैं। मैं मतलब खाली बस ये देख रहा था कि इसमें किस हद तक दिया हुआ है ना। कभी कभी क्या है कि मैं महाराष्ट्र बोर्ड भी पढ़ाता हूँ, सीबीएसई भी पढ़ाता हूँ, आईसीएसई भी पढ़ाता हूँ, बल्कि फॉरेन का जो अपना बोर्ड है कैम्ब्रिज का ए लेवल, वो भी पढ़ाता हूँ। तो उसमें होता ही है ना कि कभी बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी टेक्स्ट बुक में क्या दिया। तो मैं खाली देख रहा था इसमें क्या दिया है। तो लिसन, रेजिस्टेंस इन सीरीज और पैरेलल, वो भी हम लोग अभी चेक कर लेते हैं। रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल, तो ध्यान से देखिएगा। तो अगर सपोज मेरे पास कुछ इस तरीके से चीजें हैं, मैं भी चीज बना रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। तो अगर मेरे पास सपोज मान लेते हैं कि यहां पर सपोज मेरे पास एक इस तरीके से कोई चीज है, ठीक है, बहुत ही ध्यान से देखना। सर्किट बना रहा हूं मैं। ये सर्किट के अंदर यहां पर है बैटरी और यहां पर है एक रेजिस्टेंस। तो ये चीज क्या है, वायर्स है। ये चीज क्या है, वायर्स है। तो ये है सारे वायर्स और ये है रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस और ये बैटरी। तो बेसिकली अगर ये बैटरी है और ये रेजिस्टेंस R1 है, ये रेजिस्टेंस R2 है, ठीक है, तो जब इस बैटरी में से करंट निकलेगा I, तो वो करंट दोनों में से जाएगा, क्योंकि करंट के पास कोई और दूसरी चॉइस ही नहीं है, कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है, एक ही रास्ता है। तो करंट दोनों में से पास होगा, सेम करंट पास होगा। अब ये करंट इस रेजिस्टेंस में गया और इस रेजिस्टेंस में भी गया, तो ये बंदा और ये बंदा मिलके इसका पूरा वोल्टेज खा लेंगे। वोल्टेज सर्किट में इस्तेमाल हो जाता है, वोल्टेज रिटर्न नहीं आता है। अरे करंट घूम फिर के वापस से आएगा, जैसे करंट गया वैसे वापस भी आएगा, लेकिन जो वोल्टेज है वो पूरा का पूरा सर्किट में यूज हो जाएगा। तो अगर ये 10 वोल्ट है तो जाहिर सी बात है कि ये 4 और ये 6 वोल्ट होगा, या ये 5 और ये 5 होगा, या फिर ये 2 और ये 8 होगा। ऐसा ही होगा, बिकॉज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यही कहता है कि जो एनर्जी सप्लाई की जा रही है उतनी एनर्जी यहाँ पे ये लोग कंज्यूम करना चाहिए। एनर्जी कैनॉट बी डिस्ट्रॉयड। इसने दिया, उन लोगों ने यूज किया, ऐसा होना चाहिए। मतलब एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू सम फॉर्म और द अदर, ठीक है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कहीं ना कहीं वो कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये देने वाला एनर्जी और वो लेने वाले लोग हैं, ठीक है। तो बेसिकली ऐसे ही कुछ होना चाहिए, मतलब टोटल मिला के 10 होना चाहिए इस्तेमाल, ठीक है, ये बात समझ में आ गई।
तो अभी अगर ऐसा कुछ है कहानी, तो क्यों ना मैं इसको जनरल फॉर्म में लिखूं, जनरल फॉर्म में, जो कि डेरिवेशन की तरह काम आ सकती है मेरे। सो ध्यान दीजिए, लुक वेरी केयरफुली। वोल्टेज जो मैंने दिया वो दो वोल्टेज में कन्वर्ट हुआ, V1 प्लस V2, ठीक है, दो वोल्टेज में कन्वर्ट हुआ V1 प्लस V2। अब वोल्टेज होता क्या है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ IR होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, IR1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, IR2। मुझे कोई बताएगा कि मैंने यहां पर I1 क्यों नहीं लिखा, यहाँ पे I2 क्यों नहीं लिखा? देखो रेजिस्टेंस तो अलग है, लेकिन दोनों में से करंट सेम है। तो करंट जो है हमारे पास वो बेसिकली I है, समझ गए? तो करंट सेम ही है। तो ये है रेजिस्टेंसेस इन सीरीज, रेजिस्टेंस इन सीरीज, ये सीरीज वाला हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, सीरीज में ना। अरे ये रेजिस्टेंसेस बिल्कुल साइड बाय साइड लगे हुए हैं, कनेक्टेड हैं, इनका एक पैर आपस में जुड़ा हुआ है और एक पैर बैटरी से जुड़ा हुआ है, तो ये सीरीज कनेक्शन है। तो सीरीज कनेक्शन में बेसिकली, सीरीज कनेक्शन में हमें ये इक्वेशन मिल रही है। अब हम क्या करेंगे, इसका I और इसका I कैंसिल कर देंगे। अरे ये दो I जो है वो कॉमन आ जाएगा, दोनों में से कॉमन आ जाएगा और कैंसिल हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस इन सीरीज इज नथिंग बट रेजिस्टेंस 1 प्लस रेजिस्टेंस 2, डेरिवेशन ओवर। 3 लाइन में डेरिवेशन मैंने खत्म कर दिया। तो ये डेरिवेशन आपको एग्जाम में आती है, 2 मार्क्स के लिए आती है। तो लिसन, आपको करना क्या है ना, ये 3 स्टेप तो मैंने लिखे, बट आप इसको जबरदस्ती 4-5 स्टेप बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? अरे धीरे धीरे करके बीच में लिखो, अंग्रेजी नहीं डालोगे, अंग्रेजी भी तो डालोगे ना बीच में, इंग्लिश भी तो डालोगे। तो लिखोगे कंसीडर 2 रेजिस्टेंसेस R1 एंड R2 विच आर इन सीरीज विद अ बैटरी ऑफ वोल्टेज V, है ना? तो पूरी अंग्रेजी डालो उसके अंदर। फिर बोलो कि बिकॉज दिस इज सीरीज कनेक्शन द वोल्टेजेस मस्ट स्प्लिट अमंग द 2 रेजिस्टेंसेस, ठीक है। तो वो फिर लिख दो इक्वेशन ये वाली। फिर बोलो कि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल्स टू IR, है ना? तो फिर वो लिख के यहाँ लिखो। अब ये बोलो कि दोनों करंट सेम इसलिए हैं बिकॉज सीरीज में करंट स्प्लिट नहीं होता, सेम रहता है, बिखरता नहीं है। तो ये सारी बातें अंग्रेजी में आपको लिखनी है, ठीक है। तो उस हिसाब से आपका ये जो है बिल्कुल परफेक्ट आ जाएगा। नाउ लिसन वेरी केयरफुली, बहुत ही ध्यान से सुनेंगे। ये तो हो गया सीरीज वाला। अब हम लोग जाते हैं पैरेलल वाले में। सो लेट्स गो टू पैरेलल। सो पैरेलल में एक और ले लेता हूं एक चीज, और वो चीज क्या है, वायर से। तो ये पैरेलल वाला मैं ले रहा हूं, ध्यान से देखना, पैरेलल वाला कनेक्शन। सो पैरेलल वाले कनेक्शन में लोग क्या कर रहे हैं, अच्छा ऐसे नहीं लेता हूं, इसको थोड़ा अलग तरीके से लेना पड़ेगा। सो पैरेलल वाले में ये एक हो गई, नहीं इससे भी बेहतर बनाना पड़ेगा। तो पैरेलल वाले में नीचे की एक लाइन बनाता हूं, ठीक है। सो पैरेलल वाला मैं बनाने जा रहा हूं, लेट्स सी कि कितना अच्छा बना पाता हूं, ठीक है। तो देखते हैं इसका सॉफ्टवेयर मुझे कितना सपोर्ट करता है। ओके, बराबर ही चल रहा है, चलिए अच्छी बात है, वेरी गुड, बराबर ही है अभी फिलहाल, तो बराबर ही एटलीस्ट। ओके ओके, ओ सॉरी, ठीक है, अब भी ठीक है, इसको कंप्लीट कर लेता हूँ, फाइन। सो यहां पर लगी हुई है बैटरी, ठीक है। तो ये जो है ये है वोल्टेज V, ये है वोल्टेज V, ये है करंट I, और ये करंट I जब यहां पहुंचा तो 2 पार्ट में टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। तो यहाँ पे करंट होगा I1, यहाँ पे करंट होगा I2, जाहिर सी बात है, क्योंकि करंट के पास अभी चॉइस है, करंट के पास अभी चॉइस है, करंट जो है यहाँ वहां जा सकता है। और यहाँ पे लगे हुए हैं रेजिस्टेंसेस, ठीक है, रेजिस्टेंसेस लगे हुए हैं, इसका नाम है R1 और इसका नाम है R2। अब पैरेलल का कानून ये कहता है, पैरेलल कनेक्शन का कानून ये कहता है कि जो भी वोल्टेज इसके अक्रॉस है ना, इसके पास जो वोल्टेज है ना, वही वोल्टेज ऊपर भी रहेगा, दोनों में रहेगा। तो बेसिकली यहाँ पर भी V है, यहाँ पर भी V वोल्टेज है, तो वोल्टेज सेम है लेकिन करंट अलग अलग है, ठीक है। तो अभी जो बट रहा है उसके बारे में इक्वेशन लिखेंगे। अरे जैसे पहले वोल्टेज बट रहा था, ये देखो ये वोल्टेज 2 लोगों में बट रहा है ना, वैसे ही यहाँ पर ये करंट 2 करंट में बट रहा है। सो उसकी इक्वेशन लिखने का, सो I इक्वल्स टू I1 प्लस I2, बराबर है, हाँ क्या ना। अब अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ के मुताबिक I क्या होता है, V बाई R। वैसे यहाँ पे लिख दो V बाई R1, यहाँ पे लिख दो V बाई R2, हाँ क्या ना, V काट दो, तो आंसर आ गया 1 बाई RP पैरेलल रेजिस्टेंस, है ना, इज इक्वल्स टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2, दैट्स इट, डेरिवेशन इज ओवर। सो 2 लाइन की डेरिवेशन है यार, कम ऑन 3 लाइन की, इसमें अंग्रेजी भर देना, आपका आंसर आ जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। तो ये है रेजिस्टेंस इन पैरेलल, रेजिस्टेंस इन पैरेलल, ठीक है, ये पैरेलल वाला है, पैरेलल वाला रेजिस्टेंस इन पैरेलल। गॉड डैम इट, हाथ भी स्लिप हो रहा है मेरा, क्या है ना, रात के बेसिकली 12:30 बज चुके हैं, तो थोड़ा दिमाग भी कम चलने लगता है, थकान हो जाती है ना। इसका स्क्रीनशॉट आई होप आप लोगों ने ले लिया, अगर नहीं लिया तो फटाक से ले लीजिए। और अब यहाँ पर मैं आ जाता हूँ, तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट इसका भी ले लीजिए। ये रेजिस्टेंस इन सीरीज है, रेजिस्टेंस इन सीरीज।
तो इसका भी स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिए। ले लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए टेक्स्ट बुक की ओर बढ़ते हैं। सो टेक्स्ट बुक की ओर जाते हैं हम लोग, ठीक है। टेक्स्ट बुक, तो टेक्स्ट बुक के हिसाब से हम सब टॉपिक्स लेके पढ़ रहे हैं ना। हाँ, अब ये देखो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस नाम की क्या चीज होती है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पे आ जाते हैं। व्हाट इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, तो ध्यान से देखिएगा। सो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस अभी हम लोग देख रहे हैं। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, तो ये क्या चीज है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो बहुत ही ध्यान से देखिएगा बच्चा लोग। ऐसा देखा गया कि जो कंडक्टर होता है या वायर होता है, वायर का रेजिस्टेंस वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है वायर की लंबाई पे। मतलब लंबाई जितनी ज्यादा होगी ना, वायर जितना लंबा रहेगा ना, रेजिस्टेंस उतना ज्यादा रहेगा। लंबा वायर ज्यादा रेजिस्टेंस। और ऐसा देखा गया कि जितना बड़ा एरिया उतना छोटा रेजिस्टेंस। मतलब यानी कि जितना मोटा वायर उतना कम रेजिस्टेंस। इसको ऐसा समझ लो ना, इसको ऐसा समझ लो कि अगर एक मोटी सी गली है तो उसमें से सब लोग इजीली पास हो सकते हैं। लेकिन पतली गली और लंबी भी है तो उसमें मुश्किल से आप पास हो पाओगे, तकलीफ होगी। पतली गली और लंबी गली है तो गली जितनी लंबी है चलना उतना ज्यादा पड़ेगा। तो लंबा वायर तो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा चलना पड़ेगा, मुश्किल होगी। सो ऐसे करके ट्रिक बोल के याद कर लो। सो लेंथ अगर ज्यादा है तो रेजिस्टेंस ज्यादा है, और अगर मोटाई ज्यादा है तो रेजिस्टेंस कम है। मतलब आराम है, तकलीफ नहीं है। तो इन दोनों को जब हम कंबाइन करेंगे तो हमें मिलेगा R प्रोपोर्शनल टू L बाई A, है ना। अब प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएंगे, अरे ये ऊपर और ये नीचे है ना भाई, तो ऐसे ही आएगा ना। प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएंगे तो हमें मिलेगा R इक्वल्स टू रो L बाई A। जहां पर ध्यान दीजिए, ये जो रो है, रो इसे कहते हैं रेजिस्टिविटी। क्या कहते हैं, रेजिस्टिविटी। और ये अभी पहली बार नहीं, इससे पिछली बार भी बता चुका हूं स्टार्टिंग में। E इक्वल्स टू रो जे, याद आ रहा है, रो जे। अरे हाँ के ना, स्टार्टिंग में बता दिया था। आई होप कि सभी बच्चों को, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को, मेरे अकल के पुतलों को ये बातें समझ में आ रही हैं। सो नाउ लिसन वेरी केयरफुली। रेजिस्टिविटी जो है बेसिकली कांस्टेंट है, और रेजिस्टिविटी का जो यूनिट है वो कैसे निकालेंगे, वो ए को इधर लेके जाओ तो RA, L को नीचे लेके आओ तो L नीचे आ गया। रेजिस्टेंस का होता है ओम, एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, कम ऑन मीटर स्क्वायर, और लेंथ का होता है मीटर। तो मीटर कैंसिल हो गया तो ओम मीटर। सो रेजिस्टिविटी का यूनिट है ओम मीटर। रेजिस्टिविटी का यूनिट है ओम मीटर, ये याद रखेंगे, ये आपको MCQs में आता है, ठीक है। रेजिस्टिविटी का जो यूनिट है, रेजिस्टिविटी को ही हम लोग प्यार से कभी कभार स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है, प्यार से इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कह देते हैं। ओके, एनीवे चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब रेजिस्टिविटी के बारे में कुछ और भी बातें हो जाएं तो देखते हैं टेक्स्ट बुक में कितनी बातें की गई हैं। सो टेक्स्ट बुक में रेजिस्टिविटी के बारे में, बिकॉज हमको सब कुछ मतलब टेक्स्ट बुक के हिसाब से पढ़ना है। देखो ना, R इक्वल्स टू रो L बाई A, है ना। सो ये देखो रेजिस्टिविटी का यूनिट देखो ओम मीटर। और या फिर बहुत सारे चीजों की रेजिस्टिविटी बताई गई है कि किसकी कितनी कितनी रेजिस्टिविटी है, सिल्वर की एंड ऑल। बट प्लीज एक भी वैल्यू याद मत करना, एक भी वैल्यू रट्टाफाई मत करना, रट्टा मत मारना। एग्जाम में कभी जिंदगी में नहीं पूछी जाएगी, डोंट वरी, ठीक है। तो इसको हटा देते हैं। ओके, हाँ, रेजिस्टिविटी का टेम्परेचर के साथ क्या रिश्ता है, तो बेसिकली चलिए आइए वो भी जान लेते हैं। और रेजिस्टिविटी का टेम्परेचर के साथ साथ क्या रिश्ता है। सो लुक हियर वेरी वेरी केयरफुली। सो यहां पे हम लोग आ गए वापस से। तो रेजिस्टिविटी जो है वो डिपेंड करती है, लिसन वेरी वेरी केयरफुली। रेजिस्टिविटी ऐसे देखा गया कि वो डिपेंड करती है रेजिस्टिविटी की वैल्यू डिपेंड करती है रेजिस्टिविटी एट 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस पर जो रेजिस्टिविटी की वैल्यू थी वो अगर ज्यादा थी तो किसी और टेम्परेचर पे जाने पर, अरे मतलब एक वायर है उसकी कुछ तो रेजिस्टिविटी है जब उसको 0 डिग्री पे रखा गया। अब जब उसको 20 डिग्री पे रखा जाएगा तो कुछ और रेजिस्टिविटी होगी। तो ऐसा देखा गया कि 20 डिग्री पे जो रेजिस्टिविटी है वो 0 डिग्री पे जो रेजिस्टिविटी थी उस पर डिपेंड करती है। यानी कि अगर ये ज्यादा थी तो ये भी ज्यादा होगी, ये कम थी तो ये भी कम होगी। इजी है ना। रेजिस्टिविटी जो 20 डिग्री पे है और रेजिस्टिविटी जो 0 डिग्री पे है, तो ये बंदा इस पर डिपेंड करता है। अगर ये ज्यादा था तो ये ज्यादा हो जाएगा, और ये कम था तो ये कम हो जाएगा। अरे ऐसा ही होगा ना बाबा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि गोल्ड है, तो गोल्ड की रेजिस्टिविटी कम है 0 डिग्री पे, तो 20 डिग्री पे भी कम ही रहेगी। 20 डिग्री पे इससे तो ज्यादा रहेगी, इससे ज्यादा रहेगी। 20 डिग्री पे 0 वाले से ज्यादा रहेगी, लेकिन फिर भी इतनी ज्यादा नहीं रहेगी ना जितना कि अगर मैंने गोल्ड की जगह पे एल्यूमिनियम ले लिया तो एल्यूमिनियम का रेजिस्टिविटी ज्यादा है। ये जो 20 मतलब 0 डिग्री पे ज्यादा है
तो 20 डिग्री पे और भी ज्यादा है, 0 डिग्री पे एल्यूमिनियम का ज्यादा है, 20 डिग्री पे और भी ज्यादा है। तो ये वैल्यू गोल्ड की वैल्यू से तो बड़ी होगी ना, समझो इस बात को। गोल्ड वाले का ये वैल्यू कम है, ये वैल्यू कम है, एल्यूमिनियम का ये वैल्यू ज्यादा है। तो एल्यूमिनियम का 20 डिग्री पे जो रेजिस्टिविटी होगा और गोल्ड का जो 20 डिग्री पे रेजिस्टिविटी होगा, उसमें ज्यादा किसका होगा? एल्यूमिनियम का ज्यादा होगा, गोल्ड वाले का रेजिस्टिविटी कम होगा। ठीक है, आई होप कि तुम्हारे भेजे में बातें घुस चुकी हैं। हो सकता है मैंने बीच में कुछ लड़खड़ा के कुछ आधा बोल दिया हो, तो माफ कर देना, उतना छोटी सी बात है बिल्कुल। बस ये समझ जाओ कि अगर मैंने रेजिस्टिविटी एल्यूमिनियम की ली, उसकी 0 डिग्री पे ही ज्यादा रहती है और गोल्ड की 0 डिग्री पे कम रहती है। गोल्ड एयू उसकी कम रहती है, गोल्ड का सिंबल है ना एयू, उसकी कम रहती है। तो जब मैं 20 डिग्री पे जाऊंगा तो ये एल्यूमिनियम वाला गोल्ड वाले से ज्यादा ही होगा ना। गोल्ड के लिए हम लोग जी नहीं क्या लिखते हैं, एयू लिखते हैं। अरे बाबा ये ज्यादा है तो ये और भी ज्यादा है, ये कम है तो ये ठीक है, मतलब ये भी कम है, इससे ज्यादा है लेकिन उन सबसे कम है। समझ में आ रहा है? तो ठीक है, इस तरीके से आप याद रख लीजिए। तो रेजिस्टिविटी एट एनी टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन द ओरिजिनल रेजिस्टिविटी एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन किस पे डिपेंड करता है? और इट डिपेंड्स ऑन कि टेम्परेचर कितना बढ़ाया आपने, टेम्परेचर कितना चेंज किया। सो बेसिकली अगर टेम्परेचर थोड़ा सा ही बढ़ाया है, अगर 1-2 डिग्री बढ़ाया है, तो रेजिस्टिविटी इतना ज्यादा नहीं बढ़ेगी। लेकिन अगर आपने टेम्परेचर 50 डिग्री बढ़ा दिया तो रेजिस्टिविटी ज्यादा बढ़ेगी ना। तो बेसिकली रो इज प्रोपोर्शनल टू रो नॉट डेल्टा थीटा। कैसे मिला? दोनों कंबाइन करके, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कंबाइन कर दिया। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग दिस? सो रो इज इक्वल टू, अब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे, कांस्टेंट लाएंगे, लेकिन वो कांस्टेंट जो है ना, हम लोगों ने सी नहीं चुना है। पता नहीं साइंटिस्ट लोगों के दिमाग में क्या आया, आज से 150 साल पहले उन्होंने अल्फा ही चुन लिया। अरे अल्फा तो इसके लिए भी यूज होता है प्रोपोर्शनलिटी के लिए, बट उन्होंने अल्फा ही चुन लिया, तो अब अल्फा ही हमारा कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये इस तरीके से फॉर्मूला बन रहा है। आर यू अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? इंक्रीज इन द रेजिस्टिविटी, लिसन, डिड आई कमिट सम मिस्टेक हियर? हाँ, एक छोटी सी मिस्टेक हो गई मेरे से। दिस इज नॉट रेजिस्टिविटी फाइनल, दिस इज नॉट फाइनल रेजिस्टिविटी, दिस इज इंक्रीज इन द रेजिस्टिविटी। मतलब रेजिस्टिविटी कितना बढ़ेगी इस बात पर डिपेंड करता है कि ओरिजिनली रेजिस्टिविटी कितनी थी। ठीक है, बात एक ही होगी, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। रेजिस्टिविटी बाद में 20 डिग्री पे जाने के बाद कितनी ज्यादा बढ़ी, उस बात पर डिपेंड करता है कि पहले कितनी थी। और टेम्परेचर पहले, मतलब टेम्परेचर कितना बढ़ा है उस पर भी डिपेंड कर रही है, टेम्परेचर कितना बढ़ा है उस पर भी डिपेंड कर रही है। ठीक है, तो बेसिकली डेल्टा पी, डेल्टा रो है, रो, इसको रो बोलते हैं, रो, इस सिंबल का नाम क्या है? रो है, रो। ठीक है बेटा, तो लिसन वेरी वेरी केयरफुली। डेल्टा रो इज अल्फा रो नॉट डेल्टा थीटा। तो अब डेल्टा रो को अगर मैं ओपन करके लिखूं तो ये क्या हो जाएगा? रो फाइनल माइनस रो इनिशियल, ऐसा होगा ना, इंक्रीज हो रहा है ना भाई। तो रो फाइनल माइनस रो इनिशियल इज अल्फा रो इनिशियल डेल्टा थीटा। ये इनिशियल है ना, 0 डिग्री वाला है, समझे? अब इसको उधर लेके जाओ, तो फाइनल रेजिस्टिविटी इज रो नॉट प्लस अल्फा रो नॉट डेल्टा थीटा, जो कि बन जाएगा रो इक्वल्स टू रो नॉट बाहर आ जाएगा दोनों में से, तो 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा, दैट्स इट। तो ये इसका फॉर्मूला है रेजिस्टिविटी का। तो अपने टेक्स्ट बुक में डायरेक्टली ना ये स्टेप दिया हुआ है, ये सब कुछ दिया हुआ नहीं है, ये सब नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो ये सब नहीं दिया हुआ है, डायरेक्टली ये दिया हुआ है। बट आपको आई होप समझ में आ गया कि रेजिस्टिविटी उतनी बढ़ेगी, मतलब रेजिस्टिविटी कितनी बढ़ी ये इस बात पर डिपेंड करता है कि ओरिजिनल रेजिस्टिविटी कितनी थी, और इस बात पर भी डिपेंड करता है कि टेम्परेचर तुमने कितना बढ़ाया। ठीक है, तो इन दोनों बातों पर डिपेंड करता है। तो बेसिकली फिर उससे ये चीज तो आना कोई बड़ी बात नहीं है, तो बहुत ही सिंपल है ये फॉर्मूला। ठीक है, तो बस टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी आपको ये याद रखना है और इसका आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं वापस से अपने टेक्स्ट बुक की तरफ। ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है ना, है कि नहीं? तो डेल्टा थीटा ये, अरे ये चीज को बाबा इन लोगों ने क्या बोला है, सुनो, ये चीज को इन लोगों ने क्या बोला है, ध्यान से सुनिए और समझिए। ये चीज को इन लोगों ने बोला है θ2 माइनस θ1, या फिर फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। एक ही बात हो गई ना, डेल्टा थीटा बोलने के बजाय लोगों ने डेल्टा टी ले लिया। अरे बात तो एक ही है ना मेरे भाई, डेल्टा थीटा क्या है? टेम्परेचर डिफरेंस। डेल्टा टी क्या है? टेम्परेचर डिफरेंस। तो टेम्परेचर डिफरेंस उन लोगों ने टी सिंबल यूज किया, मैंने थीटा सिंबल यूज किया। इट्स ओके। तो आई होप कि आपको समझ में आया, बहुत ही सिंपल सी बात है ये। इसको हटा देते हैं तो हमारा रेजिस्टिविटी भी हो गया। और इन लोगों ने जस्ट ऐसी ग्राफ दिखाया है कि रेजिस्टिविटी बढ़ती है जब टेम्परेचर बढ़ता है, वो तो बिल्कुल नॉर्मल है, वो तो फॉर्मूले में यहाँ पे ही दिख रहा है, फॉर्मूले में दिख रहा है कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टिविटी भी बढ़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे भी दिख रहा है पहले से ही। तो इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। तो ये बस खाली चीजें डिफाइन करने के लिए अल्फा को इधर ले आए, इसको इधर ले आए, ऐसे तो कोई भी कर सकता है, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट।
तो ये हमारा पूरा हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे अब यहाँ पे बात चल रही है ईएमएफ की, तो ध्यान देंगे सभी लोग, बहुत ही ध्यान से सुनेंगे। व्हाट इज ईएमएफ? सो लुक हियर वेरी वेरी केयरफुली। मैं आपको ले चलता हूँ ब्लैक बोर्ड पे कि ईएमएफ क्या होता है। सुनिए सुनिए सुनिए, ध्यान से सुनिए। एक बैटरी है, मान लेते हैं एक बैटरी है, ठीक है। तो हमारे पास एक बैटरी है, तो ये बैटरी जो है इसकी खुद की जो एक वोल्टेज देने की जो औकात है, कैपेसिटी है, तो उस फुल कैपेसिटी को, इस बैटरी की फुल कैपेसिटी को, एक सेकंड, इस बैटरी की जो फुल कैपेसिटी है उसे हम कहते हैं, बैटरी की जो फुल कैपेसिटी है उसे हम कहते हैं ईएमएफ। ईएमएफ, तो बैटरी के पास ईएमएफ होता है। मतलब मान लो ये दे सकता है आपको 17 वोल्ट, कितना दे सकता है? 17 वोल्ट दे सकता है, 17 वोल्ट मान लो दे सकता है, ठीक है। लेकिन होता ही है ना कि बैटरी भी तो आखिर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट ही है, किसी ना किसी चीज से बना हुआ ही है ना, तो वायर से बना हुआ है। तो इसके अंदर भी होगा ये कि रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ होगा। तो देना तो चाहता है ये 17 वोल्ट, पर दे नहीं पाता है। तो बाहर जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है, बाहर जो भी कंपोनेंट लगा हुआ है, उसको ये क्या करेगा? मान लो सिर्फ 15 वोल्ट के आसपास देगा, 2 वोल्ट खुद ही खा जाएगा। तो बाहर जो दिखता है ना, वो वोल्टेज को हम कहते हैं टर्मिनल्स पे दिखने वाला वोल्टेज। टर्मिनल्स बैटरी के लाल काले टर्मिनल्स होते हैं ना, रेड एंड ब्लैक टर्मिनल्स होते हैं, उसके बाद रेड ब्लैक स्क्रू रहते हैं। तो उससे जो बाहर निकल के लोगों को मिल रहा है वो है टर्मिनल पीडी। टर्मिनल पीडी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। और जो वो दे सकता है उसे हम कहते हैं, उसकी पूरी ताकत, उसकी पूरी औकात, उसे कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो वो दे सकता है वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, और जो वो दे रहा है बाहर वो है टर्मिनल पीडी। अब दोनों में रिश्ता क्या है? तो दोनों में रिश्ता बड़ा आसान है, लेकिन कोई भी बना सकता है इक्वेशन, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई नोबेल प्राइज वाली इक्वेशन नहीं है, बहुत सिंपल इक्वेशन है कि दे सकता था E लेकिन दे रहा है V। इसका मतलब कौन खा रहा है बाकी का 2 वोल्ट किधर गया? तो 2 वोल्ट खा रहा है अंदर का, उसके अंदर का रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस जो वोल्टेज खाता है, वो डिपेंड करता है कि सर्किट में करंट कितना है। तो सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा है I, वही इसमें से भी जा रहा है, वही इसमें से भी जा रहा है ना, वही करंट इसमें से जा रहा है, वही करंट इसमें से भी जा रहा है। तो बेसिकली वो जो वोल्टेज खा रहा है वो है IR, ठीक है। कितना है? IR हो गया। तो 17 वोल्ट देना चाहता है, 15 ही दे पाता है क्योंकि 2 खुद खा जाता है। अरे ये कुछ नहीं कर सकता बेचारा, ये तो बेजान चीज है ना, खुद से थोड़ी ना कुछ रोक सकता है, रोक नहीं सकता ना ये। तो जो जा रहा है वो जा रहा है, बस वेस्ट हो रहा है। तो समझ में आया कितना सिंपल इक्वेशन बना दिया मैंने? अरे बाबा, बैटरी इतना दे सकती है लेकिन इतना ही दे पा रही है, क्यों? क्योंकि खुद कुछ खा जा रही है। तो स्मॉल आर क्या है? स्मॉल आर है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी, बैटरी का खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस। समझ में आया बच्चा? तो बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट था इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का। चलिए वापस चलते हैं टेक्स्ट बुक की तरफ। तो यही सब सारी बातें इसमें बताने की कोशिश की गई है। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ भी है यहाँ पे, है ना। सो किधर है? अच्छे से लिखा है कि नहीं लोगों ने? यहाँ पे अच्छे से लिखा नहीं शायद से। सो टेक्स्ट बुक में इतना अच्छे से नहीं लिखा है, बट इट्स वन एंड द सेम थिंग। लिसन वेरी केयरफुली। सुनो, यहाँ पे देखो दिया हुआ है। हाँ, यहाँ पे दिया हुआ है, मैं यहाँ पे लिख के बता देता हूँ। ये देखो, ये चीज को देखो, तो ये बन जाएगा IR प्लस IR इज E। क्या बन जाएगा? E बन जाएगा। तो वही तो मैंने कहा, ये जो बाहर दिख रहा है, बाहर का रेजिस्टेंस खाने वाला है वो V है, और ये अंदर जो उसने खा लिया वो IR है। तो E इक्वल्स टू V प्लस IR, E इक्वल्स टू V प्लस IR। तो वही तो मैंने भी कहा है ना, मैंने वही कहा है ना। देखो, E इक्वल्स टू V प्लस IR, E इक्वल्स टू V प्लस IR, और V क्या है इसमें से? अरे ये देखो ना, ये रेजिस्टेंस जो खाने वाला है IR। समझ गए? तो बहुत ही सिंपल है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने बोल दी हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर जो है अब जो चीज आ रही है कॉन्सेप्ट, जो कि ऑलमोस्ट आई थिंक लास्ट कॉन्सेप्ट के आसपास है। तो लास्ट कॉन्सेप्ट है, हाँ, सेल्स इन सीरीज एंड सेल्स इन पैरेलल। तो सेल्स इन सीरीज को हम लोग देख लेते हैं ध्यान से कि सेल्स इन सीरीज कैसा रहता है। सेल्स इन सीरीज बोले तो, अरे जैसे पुराने जमाने की वो टॉर्च आती थी, मालूम आप लोगों को? याद है टॉर्च आती थी पहले? वो टॉर्च कैसी रहती थी? उसमें 3 सेल एक के पीछे एक डालना पड़ते थे। एक सेल डाला, फिर दूसरा सेल डाला, फिर तीसरा सेल डाला, ऐसा 3 सेल डाला करते थे। याद आ रहा है? ऐसा कुछ था। तो 1.5 वोल्ट मिलके लेट से बन जाता था 4.5 वोल्ट, और टॉर्च का बल्ब जल जाया करता था। तो इस तरीके से
बेसिकली यहां पर भी हम लोग ने दो सेल को सीरीज में लगाया हुआ है, सीरीज में। तो दो सेल्स जब सीरीज में लगे हुए होंगे तो उनका फाइनल वोल्टेज क्या होगा, वो सारी चीजें हमने जानने की यहाँ पे कोशिश की है। तो देखो बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है। एक सेकंड, सेल्स इन सीरीज का फॉर्मूला है, हाँ ये करेक्ट, सेल्स इन पैरेलल का नीचे करेक्ट। सेल्स इन सीरीज का फॉर्मूला देख लो कितना सिंपल है। सो लिसन वेरी केयरफुली, जो टोटल वोल्टेज आएगा, टोटल वोल्टेज कितना होगा, टोटल वोल्टेज इज टोटल ईएमएफ, अरे मतलब दोनों का, और माइनस दोनों का इंटरनल रेजिस्टेंस जो खा लेगा। अरे अकल के पुतलो, ये अभी तो लिखा था थोड़ी देर पहले, अब उन्हें क्या लिखा था, E इक्वल्स टू वी प्लस आई आर लिखा था बेटा, याद आ रहा है, हाँ क्या ना। तो V क्या होगा, E माइनस आई आर होगा ना ये। लेकिन ये तो एक ही सेल था, 17 वोल्ट का एक ही सेल था, जो अपने को 15 दे रहा था, 2 खा रहा था। अरे लेकिन 17 के 2 हुए तो यहाँ पे E1 प्लस E2 आएगा ना, हाँ क्या ना, और उसके भी 2 प्लस 2 वोल्ट खाएंगे ना वो, तो R1 प्लस R2 आएगा ना, है ना। और यहाँ पे आ जाएगा V, आ जाएगा फाइनल वोल्टेज जो भी दे रहा है वो, जो भी वोल्टेज दे रहा है तो वो आ जाएगा। तो अभी इसी चीज को तो इन लोगों ने ये लिखा है ना, समेशन ऑफ ऑल द E, है ना, समेशन ऑफ ऑल द R। अरे एक ही बात हो गई ना मेरे भाई, आप लोग समझ पाते हो बच्चा जो मैं कह रहा हूँ, कितना सिंपल है। समेशन मतलब दोनों को ऐड कर देने का, जितने भी सेल उसका ऐड कर देने का, जितने भी सेल उसका इंटरनल रेजिस्टेंस ऐड कर देने का। ये इंटरनल मतलब ये वैल्यू ऐड कर देने का, और ये इंटरनल रेजिस्टेंस ईएमएफ ऐड करने का, और इंटरनल रेजिस्टेंस ऐड करने का। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही बचकाना है, इसके ऊपर हम लोग ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये सेल्स इन सीरीज वाले का फॉर्मूला है। वैसे ही सेल्स इन पैरेलल वाले का फॉर्मूला देखो कितना सिंपल है। ये देखो सेल्स इन पैरेलल वाले का फॉर्मूला देखो, ये देखो दिख रहा है आपको, सेल्स इन पैरेलल वाला। इसका फॉर्मूला भी पैरेलल जैसा ही है, पैरेलल जैसे पैरेलल का होता है ना। अरे पैरेलल में चीजें ऐसी होती है ना, ऐसा क्रॉस वॉस करके। तो ये फॉर्मूला आपको डायरेक्टली याद कर लेना, ये फॉर्मूले में ज्यादा कुछ सोचना नहीं है, ये फॉर्मूला आपको डायरेक्टली याद करना है। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला डायरेक्टली। तो इसको आप पूरा ऐसे करके याद कर लेंगे, ठीक है। तो इतना कुछ हार्ड भी नहीं है मेरे भाई। ये देखो ना, ये क्या है, ये फाइनल ई है ना, फाइनल वाला जो भी ई आर है वो है। और ये क्या है, ये फाइनल आर है, ये वाला, ये आर है, स्मॉल आर, ठीक है। तो आई स्मॉल आर हो गया ना। और ये क्या है, फाइनल वोल्टेज वी है। तो टर्मिनल पीडी है ये, ठीक है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है। और ये ईएमएफ है, और ये इंटरनल रेजिस्टेंस जो खा रहे हैं वो है। तो ये चीज ऑब्टेन करवाने को मैं करवा सकता हूँ, लेकिन लिसन, ये कुछ लंबा चौड़ा सा डेरिवेशन जैसा है, तो हमको ये सब नहीं करना है। वन शॉट वीडियो में हम लोग लंबे लंबे का डेरिवेशन करने को बैठे तो बेसिकली चैप्टर्स तो बहुत लंबे हो जाएंगे ना, खिंच जाएंगे, लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। तो इस चीज को मैं कभी किसी और दिन आपको क्या करूंगा कि एक पूरा फुल फ्लेज वीडियो बना के वहां पर आपको दे दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। तो यहां पर जो है बेसिकली हमारा चैप्टर है समाप्त हो जाता है। सो आई होप कि आपके बेजे में बातें घुसी हैं, बच्चा लोग समझ में आया कि ये सब क्या है ना, कैसे करके किया गया। इट्स नॉट अ बिग डील एट ऑल, इट्स वेरी सिंपल। कोई यहाँ पे किसी को तकलीफ है कहीं पे, कोई कुछ जानना चाहता है, कोई कुछ जानना चाहता है तो पूछ सकता है। कुछ है यहाँ पे आपको कुछ डाउट वाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। इसका वीडियो बनाने में मुझे मुश्किल से समझ लीजिए आधा घंटा लगेगा, तो ये पूरी डेरिवेशन आपको डिटेल में एक्सप्लेन हो जाएगी। डिटेल में चाहिए तो आधा घंटा, अगर जबरदस्ती ऐसी जस्ट जानना है कि है क्या तो 5 मिनट में ये हो सकता है। 5 मिनट तो मैं तो आपको मैं ऐसे ही समझा दूंगा 5 मिनट के अंदर अगर आपको चाहिए तो। बट 5 मिनट में समझ के क्या करोगे, तो डेरिवेशन समझना है तो पूरी डिटेल में समझो, है कि नहीं। तो बस दैट्स इट। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर समाप्त हो जाता है। तो फुल चैप्टर्स आने वाले हैं आगे जाके पूरे डिटेल में, ठीक है। बट अभी तो फिलहाल हमने क्यों बनाया वीडियो, इसलिए ताकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि जिन्होंने बेचारों ने स्टार्टिंग से अब तक ना किताब को हाथ नहीं लगाए, तो कम से कम वो बच्चे एग्जाम में पढ़ के जाएंगे ये हमारा चैप्टर, तो एवरेज से ज़्यादा मार्क्स लेके आएंगे, एवरेज से ज़्यादा। वैसे हमारी तो कोशिश ऐसी है कि अगर आपने हमारे जो वीडियोस है ना स्टार्ट टू एंड पूरे देख लिए ना, प्लेलिस्ट में पूरे वीडियोस देख लिए, 14 चैप्टर्स के पूरे वीडियोस, तो 70 में से आपको 65 मिलना ही मिलना है, गारंटेड मिलेगा अगर आप स्टार्ट टू एंड पूरा देख लेते हैं और चीज़ें पढ़ के चले जाते हैं एग्जाम में। एनीवे, सो उम्मीद करता हूँ कि आपको चैप्टर कुछ तो समझ में आया होगा, ठीक है। तो अगर आपको चैप्टर अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड अपने दोस्तों के साथ जो कि ज़रूरतमंद हैं उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।